अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानी में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है मोहब्बतों का साहिल। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। अम्मा को गए हुए 2 घंटे हो गए थे और उसका डर के मारे बुरा हाल था। हालांकि पहले वो ऐसी डरपोक नहीं थी और अब शायद हालात ने उसे हद दर्जे बुज़दिल बना दिया था। हवा से जरा सा पत्ता भी हिलता तो वो खौफजदा होकर देखने लगती। अम्मा ने भी तो इतनी देर कर दी थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी, कुछ बताया भी नहीं था। और बाहर आवारा लड़के तो इसी इंतजार में रहते थे। जहाँ अम्मा घर से निकली वो 4 दीवारी के आस पास मंडलाने लगते, ऊंची आवाज में फाश गाने और ऐसी ही बातें। और वो अंदर बैठी सचमुच अपने कानों पर हाथ रख लेती थी। अब उसकी समझ में आता था कि बीमार और लागिर से अब्बा मियाँ जो चारपाई से उठ भी नहीं सकते थे, अम्मा उनकी दराजी उम्र के लिए इतनी दुआएं क्यों मांगा करती थीं। इतने कमजोर होकर भी वो कितना बड़ा सहारा थे कि कोई खौफ, कोई डर नहीं था। और उनके रुखसत होते ही घर की दीवारें इतनी कमजोर हो गई थीं कि हर दम उनके गिरने का धड़का लगा रहता। सर पर छत न हो तो खाली दीवारें कहाँ तक पनाह दे सकती हैं। न तपती धूप का रुख मोड़ा जा सकता है, न बरसते मेघ का। अम्मा ने सारी जिंदगी हालात की चक्की में पिसते गुजारी थी, लेकिन उसने कभी उन्हें शाकी नहीं देखा, न हालात से, न मिजाजी खुदा से और न ही खुदा से। पेट भर रोटी ना मिलती तब भी शुक्र किया करती थीं। उन्हीं की ज़बानी उसे मालूम हुआ था कि अब्बा मियाँ रेलवे में मुलाजिम थे और ये क्वार्टर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। और ये पता नहीं कब की बात थी, वरना उसने तो जब से होश संभाला था अब्बा मियाँ के हाथ में एक दवा की शीशी देखी थी जिसे लिए वो सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगाया करते थे। बीमारी ने उन्हें वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था और अम्मा सारा दिन मशीन पर झुके झुके दोहरी हो गई थी। बहरहाल कुछ भी था, अम्मा इतनी परेशान कभी नहीं हुई थी जितनी अब नजर आने लगी थी। और ये सारी परेशानी उसकी वजह से थी जिस पर जवानी ने अपनी तमाम हशर सामानियों समेत दर खोले थे। और अम्मा जो सचमुच बहुत बहादुर औरत थी, इस मुकाम पर खुद को इंतहाई बेबस महसूस करने लगी। अब्बा मियाँ के इंतकाल को अभी 3-4 महीने ही हुए थे और इस अरसे में अहले मोहल्ला ने इस तरह आंखें फेरी कि अम्मा खौफजदा हो गईं। हालांकि अब्बा मियाँ सदा के मरीज, कभी किसी से इतना वास्ता ताल्लुक नहीं रखा, वही सबसे मिलती थी, फिर भी सारे लिहाज मिट गए। दुनिया जहान के निकम्मे आवारा लड़कों को मौका मिल गया। धड़ल्ले से उस घर के ऐन सामने बैठक बनाई। अम्मा ने एक एक घर जाकर उनकी माओं के सामने हाथ जोड़े, लेकिन सबका एक ही जवाब था, जवान लड़के हैं, हम उन्हें बांधकर नहीं बिठा सकते और ना सारा वक्त उनकी निगरानी कर सकते हैं। तुम ही अपनी लड़की को संभाल कर रखो। और वो कैसे संभाल कर रखती। कभी बिला जरूरत क्या, जरूरतन भी उसे बाहर नहीं निकलने दिया था। और ये हकीकत है, किसी ने उसकी झलक भी नहीं देखी होगी। अलबत्ता अपनी माँ बहनों की जबानी चर्चे सुने होंगे कि वो ऐसी हसीन है। बहरहाल अब अम्मा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे लेकर कहाँ जाएं। सारा दिन ऐसी ऐसी आवाजें आती कि माँ बेटी एक दूसरे से नजरें चुराए फिरती। सचमुच उसका मर जाने को दिल चाहता था। किसी किसी वक्त तो वो बहुत संजीदगी से सोचने बैठ जाती कि उसे वाकई मर जाना चाहिए। उसकी वजह से अम्मा भी ज्यादा परेशान है। वो नहीं होगी तो अम्मा आराम से रह लेंगी, लेकिन फिर अम्मा ही का ख्याल कि बेचारी कितनी अकेली हो जाएंगी। अभी भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। इतनी देर तो वो कहीं नहीं रुकती थी। सिलाई के कपड़े देने और लेने जाती तो खड़े खड़े ही लौटती थी, और अब तो 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। वो डर के मारे कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही थी। हालांकि दिल चाह रहा था अम्मा के आने से पहले रोटी पका कर रख दी, लेकिन बाहर तेज आवाज में टेप बज रहा था, साथ ही बेहंगम कहकहे थे जिसकी वजह से वो किचन तक जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। अपना ही घर कितना बेअमा हो गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। कितनी देर गुजर गई, उसके आंसू आप ही आप थम गए। तब उसे अम्मा की तरफ से तशवीश होने लगी। 100 तरह के अंदेशे थे जिन्होंने उसे हौला कर रख दिया, और वो शिद्दत से अम्मा की खैरियत से वापसी की दुआएं मांगने लगी। तभी दरवाजे पर मखसूस दस्तक सुनाई दी।
तो वो भाग कर कमरे से निकल आई, लेकिन फिर रुक कर पहले अम्मा के होने का यकीन किया। फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर एक तरफ हो गई और जैसे ही अम्मा ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया, वो उनसे लिपट गई। कहाँ चली गई थी अम्मा, इतनी देर लगा दी। आंसू फिर छलक गए और अम्मा को उसकी परेशानी का अंदाजा था, फिर भी उसे खुद से अलग करते हुए बोली, रोने की क्या बात है, काम से गई थी, देर सवेर तो हो जाती है, चलो अंदर जरा मेरे लिए पानी लेती आओ। उसने रुककर अम्मा को देखा, बहुत मुस्महिल सी अंदर जा रही थी। उसने दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ की, फिर किचन से पानी लेकर कमरे में आई तो अम्मा उसके हाथ से ग्लास लेते हुए पूछने लगी, कोई आया तो नहीं था? वो खामोश रही और अम्मा भी जवाब का इंतजार किए बगैर पानी पीने में लग गई। फिर खाली ग्लास उसे थमा कर लेट गई तो उसने उनके आस पास नजरें दौड़ाकर पूछा, क्या हुआ अम्मा, सिलाई के कपड़े नहीं मिले? मैं कपड़े लेने नहीं गई थी। फिर उसकी हैरत वजह थी, अपने लिए कोई और ठिकाना देखने गई थी। कितना दुख था उनके लहजे में, वो कितनी देर तक उन्हें देखे गई। फिर उलझकर बोली, कहाँ जाएंगे अम्मा हम, अपना घर छोड़कर? हमारे लिए सारी जगहें एक सी हैं, हमें कहीं अमान नहीं मिलेगी। पता नहीं अल्लाह मियाँ ने हमारे साथ। ना ना मेरी बच्ची, अल्लाह से शिकवा नहीं करते, अम्मा ने फौरन टोक दिया। फिर गहरी सांस खींचकर कहने लगी, जाओ तुम एक बक्स में कुछ जरूरी सामान रख दो, हम शाम से पहले यहाँ से निकल चलेंगे। क्या? वो फिर हैरान हुई, कहाँ जाएंगे? तुम सामान समेटो। अम्मा के कदरे सख्ती से टोकने पर वो उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते रुककर पूछा, कौन सा सामान समेटूं? ये दोनों कमरे खाली करने हैं, इनका सामान स्टोर में बंद कर दो। मैं हज्जन बी से कह आई हूँ, वो ये क्वार्टर किराए पर चढ़ा देंगी और बस एक बक्स में अपने और मेरे कपड़े रख लो। अम्मा कहते हुए खुद भी उठ गईं और उसके साथ चीजें उठा उठाकर स्टोर में रखने लगी। कोई इतना ज्यादा सामान नहीं था, फिर भी छोटी मोटी चीजें समेटने में काफी वक्त लगा और इस दौरान वो काफी उलझती रही। अम्मा के अंदाज से जाहिर था कि वो कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए वो खुद ही कयास करती रही, लेकिन फिर कुछ समझ में नहीं आया। समझती भी कैसे, कभी किसी अजीज रिश्तेदार को घर में आते जाते नहीं देखा था। पहले अम्मा से बहुत पूछा करती और एक बार उन्होंने बताया था कि जब वो शादी होकर यहाँ आई थी तो घर में अब्बा मियाँ के अलावा उसकी दादी थी, जो साल भर बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई, और अब्बा मियाँ के एक बड़े भाई कहीं बाहर रहते हैं, बड़े आदमी थे, गरीब भाई से मिलना पसंद नहीं करते थे। दादी के इंतकाल पर कुछ दिनों के लिए आए थे, तभी अम्मा ने उन्हें देखा था। उसके बाद जो गए तो दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाई थी, और ऐसे ताया जो उसके अब्बा मियाँ से नहीं मिलते थे, उनसे मिलने या उन्हें देखने की उसे कोई आरजू नहीं थी। फिर बारहा उसने अपने ननिहाल के बारे में पूछा था, तो जाने क्यों अम्मा खामोशी अख्तियार कर लेती या फिर फौरन ही उसका ध्यान इधर उधर कर देती थी। उस वक्त सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया कि शायद अम्मा को अपना कोई अजीज रिश्तेदार मिल गया है, और वो फौरन पूछे बगैर रह भी नहीं सकी, अम्मा क्या हम नाना की तरफ जा रहे हैं? कौन नाना? अम्मा ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा तो वो गड़बड़ा गई। वो मेरा मतलब है, आखिर आप बताती क्यों नहीं? वो उलझकर रोने लगी तो अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया, फिर उसके आंसू पोंछकर कहने लगी, क्या बताऊं, तुम्हारे अब्बा मियाँ के एक जानने वाले हैं, उन्हीं के पास गई थी, अपनी आप बीती सुनाई, और वो कोई ऐसे खुदा तरस आदमी तो नहीं है, बस अल्लाह ने हमारी तरफ से कुछ रहम उनके दिल में डाल दिया, अपने घर में एक कमरा देने पर आमादा हो गए, बस वहीं चलकर रहेंगे। क्या वो अकेले रहते हैं? उसकी तसल्ली नहीं हुई, बल्कि और सहम कर पूछा, अरे नहीं, बाल बच्चों वाले हैं, इतना बड़ा घर है उनका, एक कोने में हम पड़े रहेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और देखो तुम जरा एहतियात से रहना, उनकी बेगम का मिजाज, खैर हमें किसी के मिजाज से क्या लेना देना, गालियां भी देंगी तो सुन लेंगे। क्यों अम्मा, गालियां क्यों सुनेंगे? बेटा वो गालियां कहीं बेहतर हैं इन लोफर लपाड़ों की बातों से। खैर तुम दिल छोटा नहीं करो, गालियां भी कोई ख्वामखा नहीं देता, और हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे। चलो अब तुम दरवाजे बंद करो, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ, हजन बी को चाबी भी देती आऊंगी। अम्मा उठकर बुर्का ओढ़ने लगी। उसने खामोशी से उन्हें जाते हुए देखा, फिर आकर कमरों के दरवाजे बंद करने लगी।
कुछ देर बाद जब बाहर रिक्शा रुकने की आवाज आई तो वो बकस खींचकर दरवाजे के पास ले आई और बड़ी सी चादर को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटकर चेहरा भी छुपाने लगी। मान अम्मा पर नजर पड़ी, बड़ी हसरत से बंद दरवाजों को तक रही थीं। फिर आह भरकर बोली, अल्लाह की मर्जी जिस हाल में रखे, चल बेटा। उसने पहले बक्स बाहर धकेला, जिसे अम्मा के कहने पर रिक्शे वाले ने उठाकर रिक्शे में रखा। फिर वो अम्मा के साथ बैठ गई। सामने बैठे लड़कों ने पहले हैरत से देखा, फिर भागे चले आए। बड़ी बी, कहाँ जा रही हो? अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। रिक्शा वाले से कहने लगी, चलो बेटा जल्दी चलो। क्या ट्रेन छूट रही है? और इसे कहाँ ले जा रही हो? मुख्तलिफ आवाजें थीं जो अगर रिक्शे का शोर ना होता तो जाने कहाँ तक ताक़ुब करती चली आती। आ गई बुआ। इतने कुशादा और जदीद फर्नीचर से आरास्ता कमरे में वो अम्मा के साथ कुछ सहमी सहमी सी खड़ी थी कि उस आवाज पर चौंक कर देखने लगी। उसका चेहरा अभी भी चादर में छुपा हुआ था। झिरी में से देख रही थी। कीमती साड़ी में मलबूस बहुत मॉडर्न किस्म की खातून थी। वो मरूब हुई, लेकिन अम्मा को उनका बुआ कहना अच्छा नहीं लगा, यूं जैसे नौकर को मुखातिब किया जाता है। और अम्मा के जवाब ने उसे मजीद दुख से हमकिनार कर दिया। जी बेगम, ये तुम्हारी लड़की है? उसके चादर में लिपटे वजूद पर नजर डालकर नखुद से पूछा। जी बेगम। इसे काम वाम भी आता है या? गरीब की लड़की को काम ही तो आता है, पर बेगम आपको उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझ में अभी इतना दमखम है कि अच्छा जाओ चौकीदार से कहो तुम्हें क्वार्टर दिखा दे। अम्मा कमाल जब्त का मुजाहिरा कर रही थीं, जबकि वो क्वार्टर में आते ही रोने लगी। इसलिए नहीं कि तकदीर लिखने वाले ने ये दिन दिखाया था, बल्कि इसलिए कि उसके बंदों ने जिंदगी के रास्ते तंग कर दिए थे कि अपना घर छोड़कर अम्मा दूसरे की नौकरी करने पर मजबूर हुई। हाय, तुम रोने क्यों लगी? अम्मा सब समझ रही थीं, फिर भी ताज्जुब का मुजाहिरा किया। अम्मा, अब आप दूसरों के बर्तन मांजेंगी? वो उसी तरह रोते हुए बोली। दूसरों के कपड़े भी तो सीती हूँ। खैर ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तुम जी छोटा नहीं करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र करो कि उसने सर छुपाने को ठिकाना दे दिया है, वरना मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई थी। अम्मा ने कसन उसके रोने को ज्यादा अहमियत नहीं दी और बात करते हुए बक्स खोलकर उसमें से चादरें निकालने लगी। फिर उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, लो ये चारपाई पर रख दो, रात में कुछ ठंड हो जाती है। उसने खामोशी से चादरें ले ली तो अम्मा ने बक्स बंद करके चारपाई के नीचे धकेल दिया। फिर उठते हुए बोली, तुम बैठो आराम से, मैं बेगम के पास जा रही हूँ, रात का खाना वगैरह पकाना होगा। अम्मा, यहाँ कोई आएगा तो नहीं? नहीं, कोई नहीं आएगा, और तुम भी कोठी की तरफ मत आना। जब जरूरत होगी या जब मैं मुनासिब समझूंगी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, समझ गई ना? उसने बस सर हिलाने पर इत्तेफा किया और अम्मा के जाने के बाद कमरे से आगे घर के छोटे से अहाते का जायजा लेने लगी, जिसके एक तरफ बाथरूम और दूसरी तरफ छोटा सा किचन बना हुआ था। गो के अपना घर बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी इससे कहीं बेहतर था। यहाँ तो पहले मरहले पर ही घुटन का एहसास होने लगा था, और कुछ भी था, अब तो जाने कब तक यहीं रहना था। फिर चंद दिन इसी चार दीवारी में वो एक तरह से महसूर रही। उसके बाद गालिबन अम्मा ने देख लिया कि कोठी में उसके लिए कोई खतरा नहीं है। यानी बेगम की 4 औलादें थीं, सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद लाइन से 3 लड़कियां थीं। सुबह नाश्ते के बाद ही साहब के साथ उनका बेटा भी ऑफिस चला जाता। बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी और छोटी दोनों कॉलेज में पढ़ती थीं। यूं दोपहर तक वो तीनों भी घर में नहीं होती थीं। इसलिए अम्मा ने उसे कोठी आने जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो बहुत परेशान सी नजर आने लगी थी। और सबब अम्मा जानती थी कि वो कभी इस तरह फरागत से बैठी नहीं थी। बहुत कम उम्र में ही उसने घर के सारे कामकाज सीख लिए थे। अम्मा तो सारा दिन मशीन पर बैठी रहती, बाकी सारे काम वो ही करती थी। और इधर चंद दिनों की फरागत ने उसे मुरझा दिया था। तभी उस रोज अम्मा उसे अपने साथ ले आई थी। अमेरिकन तर्ज का कुशादा किचन देखकर ही वो दंग रह गई थी। अम्मा, ये इतना बड़ा बावर्ची खाना है, यहाँ तो खाना पकाने में भी मजा आता होगा। वो एक एक शय छू कर देखने लगी। अच्छा सुनो, अम्मा ने उसे मुतवज्जा करते हुए उसका हाथ पकड़ा तो वो रुक कर देखने लगी। तब अम्मा आवाज दबा कर बोली, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ कि अकेले में तुम घबराती हो, लेकिन तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी काम को दिल चाहे तो करना, वरना नहीं।
और ये हरगिज मत समझना कि तुम इस घर की नौकर हो। मेरे ना समझने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी अम्मा। वो अफसुर्दगी से घिर कर बोली, मैं तुम्हें हकीकत ही बता रही हूँ कि तुम किसी से कम नहीं हो। वो चुपचाप अम्मा को देखे गई। तभी बेगम की ऊंची हील की टिक टिक सुनकर अम्मा उसका हाथ छोड़कर जरा पीछे हट गई और वो कुछ खाइफ सी होकर बेगम को देखने लगी, जिन्होंने पहले उस पर तवज्जो नहीं दी, और अम्मा से पूछने लगी, रहमत सौदा ले आया है? नहीं बेगम, अभी तो नहीं आया। अच्छा, फिर जब तक तुम ड्राइंग रूम की झाड़ पोंछ कर दो और जरा जल्दी करना, साहब के कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेगम ने अम्मा से कहते हुए उसे देखा तो उससे कहने लगी, बल्कि ऐसा करो, तुम आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, उम्मे कुलसूम। बेगम ने नाम सुनकर सरतापा उसे देखा। कहीं से भी मुलाजमा नजर नहीं आ रही थी। शक्ल सूरत के अलावा हुलिया भी ठीक ठाक था। सर झटक कर बोली, आओ मेरे साथ, और बुआ 12 बजे तक खाना तैयार कर लेना। साहब के मेहमान बाहर से आ रहे हैं, खाना अच्छा हो और मिर्चें जरा कम डालना। जी बेगम। अम्मा ने उन्हें जवाब देकर उसे आंखों से जाने का इशारा किया तो वो बेगम के पीछे ड्राइंग रूम में आ गई। उन्होंने खड़े खड़े उसे कुछ हिदायत दी और उजलत में दूसरे दरवाजे से निकल गई तो वो चमकती हुई चीजों को मजीद चमकाने लगी। हैरान भी हो रही थी कि कहीं हल्की सी गर्द का शायबा तक नहीं था। तब उसे अपना घर याद आया, जो सुबह शाम सफाई के बावजूद भी इस तरह नहीं चमकता था। फिर भी अपने घर का ख्याल आते ही उसकी पलकें नम हो गईं। धुंधलाई आंखों से टेबल की चमकीली सतह पर उसे अपना हिवला धुंधला नजर आया तो वो बजाय आंखें साफ करने के कारपेट पर घुटने टेक कर बैठी और दुपट्टे के पल्लू से टेबल साफ करने लगी। कुछ देर बाद फिर छुपकर अपना आप देखना चाहा तो पलकों पर अटके कतरे छलक गए। तब घबराकर पहले आंखें साफ की, फिर जल्दी जल्दी टेबल साफ कर रही थी कि दरवाजे पर आहट सुनकर खड़ी हो गई। उसका ख्याल था बेगम होंगी, लेकिन जैसे ही पलटकर देखा ठिठक गई। 3 पीस ब्राउन सूट में मलबूस अधेड़ उम्र के गालिबन साहब थे, जो एक सरसरी नजर उस पर डालकर इधर उधर देखने लगे। किसी और को मौजूद ना पाकर दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो शशो पंच में थे। गालिबन समझ नहीं पाए कि वो कौन है और उसे कैसे मुखातिब करें। फिर कुछ इस तरह बोल पाए, वो बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उम्मे कुलसूम। माशाअल्लाह बहुत। इसी कदर कहा था कि बेगम की आमद पर उनसे पूछने लगे, भाई ये बच्ची कौन है? बुआ की लड़की है। हाँ कुलसूम, तुमने सफाई कर ली है तो जाओ अपनी अम्मा का हाथ बटाओ। बेगम ने साथ ही उसे जाने का भी कह दिया तो वो छोटे छोटे कदम उठाती ड्राइंग रूम से निकल आई। अजीब सी उलझन थी। अम्मा ने बताया था कि ये अब्बा मियाँ के जानने वाले हैं और उसे भी यही लग रहा था जैसे पहले कहीं देखा है, लेकिन फौरन याद नहीं आ रहा था। जब ही अम्मा के पास आते ही पूछने लगी, अम्मा ये साहब क्या अब्बा मियाँ के दोस्त थे? प्याज काटते हुए अम्मा ने एक लहजा रुक कर उसे देखा, फिर दोबारा छुरी चलाते हुए बोली, पता नहीं, आप ही ने तो बताया था कि अब्बा मियाँ के जानने वाले हैं। हाँ फिर? अम्मा ने कदरे तीखी नजरों से देखा तो वो खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उलझ रही थी कि आखिर उसने ऐसी क्या बात कह दी है जो अम्मा बिगड़ने लगी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। उसे तन्हा और फारिग बैठने से कोठी में कोई न कोई काम करते रहना ज्यादा बेहतर लगता था, क्योंकि इस तरह कम से कम वक्त गुजरने का पता तो चलता था। इब्तिदाई दिनों में कुछ झिझक सी थी, लेकिन अब हर काम बड़े आराम से कर लेती। बेगम को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। फराह, रुशना और रूबी के जाने के बाद उनके कमरे ठीक ठाक कर देती। फराह और रूबी के कमरे तो ठीक ही होते थे, अलबत्ता रुशना बहुत चीजें फैलाती थी जिन्हें समेटने में उसे काफी वक्त लगता था। आखिर में बेगम के कमरे में जाती तो उनके मूड पर मुनस्सर होता था। कभी कहती बेड की चादर वगैरह चेंज कर दो और कभी दरवाजे से ही लौटा देती। उस वक्त भी वो उनके कमरे में दाखिल हुई, लेकिन साहब को मौजूद देखकर खामोशी से वापस पलटने लगी तो उन्होंने पुकार लिया, आओ आओ, किस काम से आई थी? सफाई करनी थी। सफाई? उन्होंने ताज्जुब से कहा, तुमसे किसने कहा सफाई करने को? मेरा मतलब है वो सफाई वाली मासी कहाँ गई? पता नहीं साहब, मैंने तो उसे नहीं देखा। उसने सादगी से कहा तो जाने क्यों वो नजरें चुरा गए। अच्छा तुम जाओ और सुनो, आइंदा तुम ये सफाई वगैरह के काम नहीं करना। और क्या करूं? वो बिला इरादा पूछ गई। कुछ नहीं,
तुम कुछ मत किया करो। वो उलझ कर बोले तो वो भी उलझती हुई उनके कमरे से निकल आई और अम्मा के पास आकर बोली, साहब ने मुझे सफाई करने से मना कर दिया है। अच्छा? अम्मा हंसी, फिर उसके ताज्जुब से देखने पर कहने लगी, उनके मना करने से क्या होता है। खैर, जिस दिन वो घर पर हुआ करें तुम कोई काम नहीं किया करो। क्यों अम्मा? उन्हें अच्छा जो नहीं लगता? और आज छुट्टी का दिन तो नहीं है, फिर वो घर पर कैसे हैं? तबीयत ठीक है उनकी? अम्मा ने अचानक ख्याल आने पर पूछा तो वो जरा से कंधे झटक कर बोली, मुझे क्या पता। अच्छा तुम क्वार्टर में जाओ, मैं कर लूंगी सब। नहीं अम्मा, वहाँ मेरा दिल नहीं लगता। क्या? अम्मा चौंक कर उसे देखने लगी। कुछ उकताई हुई बेजार सी बैठी थी। उन्हें तशवीश होने लगी और उससे पहले कि वो टोकती, वो उनके पास से उठकर चली आई। हमेशा की तरह सर्दी अचानक ही शुरू हुई थी। इतने दिनों से मौसम खुशगवार सा था और अम्मा कह भी रही थी कि घर से लिहाफ ले आएंगी, लेकिन उनका जाना नहीं हुआ। और उस रात गालिबन कोयटा में बर्फबारी के बायस सर्द हवाएं चलने लगी थी। वो रात भर एक चादर में ठिठुरती रही और अम्मा तो सुबह उठ ही नहीं सकी। सर्दी के साथ उन्हें तेज बुखार ने आ लिया था। उसने जल्दी से अपने किचन में आकर चाय बनाई, फिर उन्हें उठाते हुए बोली, आपने तो कमाल कर दिया अम्मा, पता भी था कि सर्दी एकदम शुरू हो जाती है, फिर भी लिहाफ नहीं लाई। आज ले आऊंगी, अम्मा अपने आप में सुकड़ते हुए बोली। आज कैसे लाएंगी, इतना तो बुखार हो रहा है आपको। ठीक हो जाऊंगी, जरा धूप निकल आए तो सर्दी भी उतर जाएगी। तुम जाकर उनका नाश्ता बना दो। मैं? वो बेख्तियार कह गई, क्योंकि अम्मा ही के कहने पर वो नाश्ते वगैरह के बाद ही उस तरफ जाती थी। फिर कुछ जुस्बुस होकर बोली, मैं नहीं जा रही अम्मा, बेगम खुद ही बना लेंगी। वो नहीं बनाएंगी बल्कि तुम्हें बुलाने आ जाएंगी और बिगड़ेंगी अलग। मुझमें हिम्मत नहीं है, वरना मैं खुद। बस आप लेट जाएं आराम से। वो उनकी बात पूरी होने से पहले बोल उठी, फिर अपनी चारपाई से गद्दा खींचकर उन्हें उठाया और खुद चादर ओढ़कर चली आई। उसने सोचा सबके डाइनिंग रूम में आने से पहले ही नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दे, ताकि बार बार सबके सामने जाना न पड़े। इसलिए जल्दी जल्दी डबल रोटी का पैकेट खोल रही थी कि अकब से आवाज आई, बुआ आज अभी तक चाय। और बिला इरादा वो पलटी और बुआ की जगह उसे देखकर वो अपनी जगह ठिठक गया। फिर खिजल सा होकर बोला, आई एम सॉरी, मैं समझा बुआ। बुआ कहाँ हैं? बीमार हैं। वो केतली उठाकर सिंक की तरफ पड़ते हुए बोली, और आप? मेरा मतलब है आप? साहब की तरह वो भी उलझ गया कि उसे क्या समझे, और उसने पहले केतली चूल्हे पर रखकर चूल्हा जलाया, फिर बड़े आराम से बोली, मेरा नाम उम्मे कुलसूम है और मैं बुआ की बेटी हूँ। आप? उसे जैसे यकीन नहीं आया, फिर फौरन पूछने लगा, आप कहाँ से आई हैं? मेरा मतलब है कहाँ रहती हैं? यही क्वार्टर में। लेकिन मैंने तो इससे पहले आपको नहीं देखा। मैंने भी इससे पहले आपको नहीं देखा साहब, हालांकि आप यहीं रहते हैं। उसकी बात पर वो बेसाख्ता हंसा। तभी उसके अकब से बेगम की आवाज आई, क्या हुआ सैफ? वो गड़बड़ा कर पीछे हटा। वो मम्मा चाय। हाँ, ये अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? बेगम कहती हुई किचन के अंदर आई और उसे देखकर पूछने लगी, आज तुम नाश्ता बना रही हो? जी बेगम, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो जल्दी करो, साहब लोगों को ऑफिस जाना है। बेगम तंबीह करते हुए वहीं टेबल पर बैठ गई तो वो जो दरवाजे में खड़ा था खामोशी से चला गया। वो कप में चाय बनाकर पलटी और उसे मौजूद ना पाकर कप बेगम के सामने रख दिया। उसके बाद नाश्ता बनाने में लग गई। फिर जितना वो जल्दी करना चाह रही थी उतनी ही देर हो रही थी और सबकी मौजूदगी में बार बार उसे कुछ न कुछ लेकर डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। गो कि किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर भी वो परेशान हो गई, क्योंकि बार बार ख्याल आ रहा था कि मैं किसी की नौकर तो नहीं हूँ जो एक एक चीज उठाकर दे रही हूँ। नौकर ही तो हूँ। जब नाश्ते से फारिग होकर बैठी तो आज़ादगी में घिर कर सोचा, मैं सौदा लेने जा रहा हूँ बेटा, तुम्हारी अम्मा की दवाई लानी है? रहमत बाबा हाथ में थैला लिए पूछ रहे थे। उसने चौंक कर देखा, हाँ बाबा, अम्मा की दवा लानी है, ठहरें मैं पैसे लेकर आती हूँ। वो भागकर अम्मा से पैसे ले आई और इधर उधर से तलाश करके एक शीशी भी उन्हें थमा दी। फिर किचन की सफाई में लग गई। यहाँ से फारिग होकर कमरों का रुख किया। जब रुशना के कमरे में आई तो उसे कंबल में लिपटे देखकर पूछने लगी, क्या आपको भी बुखार हो गया है? और किसे है? रुशना ने मैगजीन पर से नजरें हटाकर उसे देखा। अम्मा को।
رات اتنی سردی میں خالی چادر میں پڑی رہیں، بخار تو ہونا ہی تھا۔ کیوں؟ کیا تمہارے پاس لحاف وغیرہ نہیں ہے؟ ہے، آج اماں لے آئیں گی۔ کہاں سے؟ رشنا یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھ رہی تھی اور مان اسے خیال آیا اماں نے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ فوراً بات بناتے ہوئے بولی، اس سے پہلے جہاں ہم رہتے تھے کافی چیزیں وہیں رہ گئی ہیں۔ اماں نے کہا تھا آہستہ آہستہ لے آئیں گی، لحاف بھی وہی ہیں۔ اچھا سنو، تم نے کچھ پڑھا بھی ہے؟ رشنا کمر کے پیچھے تکیا سیدھا کر کے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ نظریں چرا کر بولی، بس پڑھ لیتی ہوں۔ کیا پڑھ لیتی ہو؟ یہی اخبار اور رسائل وغیرہ۔ اخبار اور رسائل؟ رشنا نے دہراتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر براہ راست پوچھا، کہاں تک پڑھا ہے؟ بس رشنا بی بی زیادہ نہیں پڑھ سکی، حالانکہ ابا میاں چاہتے تھے میں BA MA کروں، لیکن وہ انجانے میں پھر سچ بولنے لگی۔ ابا میاں کی زندگی نے وفا نہیں کی، ورنہ میں ضرور پڑھتی۔ پھر بھی کتنا پڑھا ہے؟ رشنا کا تجسس فطری تھا۔ میٹرک کیا ہے۔ واہ! رشنا نے بے اختیار سراہا، پھر کہنے لگی، ویسے مجھے پہلے ہی شبہ تھا، کیونکہ روزانہ میرے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے جس طرح تم میری کتابوں کو ترتیب سے رکھتی ہو، اس سے میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں کتابوں کی سمجھ بوجھ ہے۔ لیکن رشنا بی بی، آپ کسی کو بتائیے گا نہیں؟ وہ کچھ پریشان ہو کر بولی۔ کیوں؟ یہ کوئی معیوب بات تو نہیں ہے، بلکہ تم کالج میں ایڈمیشن لو، پرائیویٹ کر سکتی ہو۔ رشنا نے خلوص سے مشورہ دیا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر تعصب سے بولی، کیا کروں گی بی بی پڑھ کر؟ بہت کچھ کر سکتی ہو۔ پہلی بات پڑھی لکھی شہری کہلاؤ گی، پھر اچھی جاب کر لینا، اس کے بعد تمہارے لیے رشتوں کی لائن لگ جائے گی، کیونکہ شکل ویسے ہی اتنی پیاری ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ دیکھتی رہی تو رشنا نے ہنس کر پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ جس خواہش کو دبا کر وہ اطمینان سے ہو گئی تھی، اسے رشنا نے ہوا دے کر ایک بار پھر اسے مضطرب کر دیا تھا۔ رات میں کتنی دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ رشنا کی باتوں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ بار بار سر جھٹک کر دھیان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتی، لیکن کچھ دیر بعد ذہن پھر ادھر ہی الجھ جاتا۔ بالآخر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں کو دیکھا، بے خبر سو رہی تھی اور اس سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ صبح کا انتظار کر لیتی۔ اسی وقت انہیں اٹھا دیا۔ کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ اماں پریشان ہو گئی۔ سب ٹھیک ہے اماں، بس مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ عاجزی سے بولی۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اماں نے کنارے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی تو وہ ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ بخار کے باعث ان کا جسم ابھی بھی بہت گرم ہو رہا تھا۔ وہ تشویش سے بولی، اماں آپ کو تو ابھی بھی اتنا بخار ہے، دوا لی تھی آپ نے؟ ہاں، صبح آپ رحمت بابا کے ساتھ چلی جائیے گا ڈاکٹر کے پاس، پتہ نہیں کیسی دوا دی ہے اس نے۔ اچھا بس اب تم چپ چاپ سو جاؤ۔ اماں خود نیند میں تھی، اس لیے اس کا بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن جیسے ہی اماں نیند میں جانے لگی انہیں ہلا کر بولی، اماں پہلے میری بات تو سن لیں۔ اب کیا بات ہے؟ اماں کی جھنجھلاہٹ کے باوجود وہ اپنی بات کہے بغیر نہیں رہ سکی اور پھر کسی تمہید کے بغیر بولی، اماں میں پھر سے پڑھنا شروع کر دوں؟ BA MA کر سکتی ہوں۔ کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی اس نے، لیکن اماں کی نیند اڑ گئی۔ پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور وہ اپنی دھن میں بولی گئی، اچھا ہے نا اماں، پڑھ لوں گی تو کسی اچھی جگہ پر ملازمت مل جائے گی۔ مجھے اس طرح دوسروں کے گھر میں نوکروں کی طرح رہنا اچھا نہیں لگتا، بتائیں نا اماں۔ اور اماں گہری سانس کھینچ کر بولی، نہیں بیٹا کوئی فائدہ نہیں، تم کتنا بھی پڑھ لو، رہنا ہمیں یہی ہے۔ اب تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، یہاں کم از کم عزت تو محفوظ ہے، ورنہ مجھے اپنا گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، تم نے دیکھا نہیں اکیلی عورتوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم نہ کسی کا کھاتے تھے نہ کسی سے مانگتے تھے، پھر بھی لوگوں نے میری بیوی کا خیال کیا تھا نہ تمہاری یتیمی کا، الٹا ہم پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ سب لوگ تو ویسے نہیں ہوتے اماں، سب ایک سے ہوتے ہیں بیٹا۔ وہ ذرا جاہل اور کم پڑھے لکھے لوگ تھے، انہیں اپنی عزتوں کا بھی پاس نہیں تھا، جبکہ پڑھے لکھے لوگ خود پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ خیر تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تمہیں کون سا زیادہ دن یہاں رہنا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی اور اماں اس کی پیشانی پر آئے بال ہٹاتے ہوئے بولی،
میں نے صاحب سے کہا ہے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، تب مجھے کوئی فکر نہیں رہے گی۔ اماں وہ اسی قدر کہہ سکی، ابھی ایسی ہی عمر میں تھی جہاں شادی کے نام پر ہونٹ تھرک کر رہ جاتے ہیں۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ رشنا اب بھی جب موقع ملتا اسے پڑھنے پر اکساتی، لیکن اسے اماں کی باتوں میں زیادہ صداقت نظر آئی تھی، شاید اس لیے کہ جن تلخ حقائق کی اماں نے نشاندہی کی تھی ان سے وہ گزر بھی چکی تھی اور آگے بھی اسے یہی سب نظر آتا تھا، اس لیے رشنا کی باتیں بس سن لیتی تھی۔ انہی دنوں اچانک فرح کی شادی طے پا گئی تو بیگم نے اماں کو کتنے بہت سارے کاموں میں الجھا دیا۔ غالباً ان 2-3 مہینوں میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کس مجبوری کے تحت ہی وہ گھر کی نوکری کرنے پر مجبور ہوئی ہیں، ورنہ گھریلو معاملات میں سمجھ بوجھ، نشست و برخاست میں سلیقہ اور رکھ رکھاؤ انہیں کچھ اور ہی ظاہر کرتا تھا، اس لیے بیگم ان پر کافی اعتماد بھی کرنے لگی تھی۔ فرح کے جہیز کی ہر چیز میں ان سے مشورہ لیتی اور اماں بھی یوں مصروف تھی جیسے اپنے گھر کی شادی ہو، جبکہ کچن کا سارا کام اس کے سر پر آ پڑا تھا۔ پھر کمروں کی جھاڑ پونچھ بھی کرنی ہوتی تھی، وقت بے وقت مہمانوں کی آمد پر چائے پانی کا انتظام الگ۔ وہ واقعی گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی دوپہر کے کھانے کے برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ بیگم نے سیف کا کمرہ صاف کرنے کا حکم صادر کر دیا، جس سے وہ بوکھلا گئی کیونکہ سیف کا کمرہ اوپر تھا اور وہ کبھی اوپر نہیں گئی تھی، نہ ہی کبھی اماں نے اس سے کہا تھا۔ خود ہی دن میں کسی وقت جا کر اس کا کمرہ ٹھیک کراتی تھی۔ اس وقت اماں پتہ نہیں کہاں تھی اور بیگم نے براہ راست اس سے کہہ دیا تو وہ انکار نہیں کر سکی، لیکن اوپر جاتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی، حالانکہ سیف اس وقت گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلے اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، پھر قدرے مطمئن ہو کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بالکل رشنا کے کمرے کی طرح ہر شے بکھری ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سب سمیٹنا شروع کیا۔ میلے کپڑے واش روم میں لٹکائے، صوفے پر تولیہ جسے سوکھنے کے لیے رکھا گیا تھا اسے اسٹینڈ پر ڈالا، بیڈ پر 2-3 فائلیں کھلی رکھی ہوئی تھیں اور کھڑکی سے آتی ہوا سے صفحے احتجاج کرتے لگ رہے تھے۔ ایش ٹرے رائٹنگ ٹیبل پر راکھ اڑا رہی تھی، وارڈروب کھلی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی کچن میں 3 گھنٹے کھڑی ہونے کے باعث تھکی ہوئی تھی، اس لیے اتنا پھیلاوا اور گرد دیکھ کر جھنجھلا گئی، لیکن کام تو کرنا ہی تھا۔ بس اپنے آپ بڑبڑاتی رہی۔ آدھے گھنٹے میں کمرہ صاف ہو گیا تو وہ فوراً نیچے جانے کے بجائے وہیں ٹیبل کے پاس نیچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی، محض کچھ دیر سستانے کی غرض سے، کیونکہ جانتی تھی کہ نیچے کوئی اور کام منتظر ہوگا۔ یہ خیال بھی تھا کہ کہیں کوئی آنا جائے، اس لیے خود کو مصروف ظاہر کرنے کی خاطر گلدستے میں سے سارے کاغذی پھول نکال کر ایک ایک کر کے اور بہت آرام سے دوبارہ سجانے لگی۔ جب آس پاس کوئی نہ ہو اور ذہن پر کسی سوچ کا پہرا بھی نہ ہو تو آپ ہی آپ کوئی گیت ہونٹوں پر مچل جاتا ہے۔ رات فرح کی سہیلیاں ڈھولک پر جو گیت گا رہی تھیں وہی گنگنانے لگی۔ نظر لاگی راجا تورے بنگلے پر، میں جو ہوتی راجا کالی بدریا، برس رہتی راجا تورے بنگلے پر۔ بڑی مگن سی تھی، جیسے اسے اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ بہت سوچ سوچ کر ایک پھول اٹھاتی، کچھ دیر اسے انگلیوں میں دباتی، پھر گلدستے میں سجا دیتی۔ پتا بھی نہیں چلا کب اندر آتے ہوئے اسے دیکھ کر وہ دروازے ہی میں رک گیا۔ پرفسوں لمحات اس پر اس کی گنگناہٹ نے قیامت ڈھا دی۔ میں جو ہوتی راجا توری دلہنیا، مٹک رہتی راجا تورے بنگلے پر۔ وہ اس کے گلابی تراشیدہ ہونٹوں کو دیکھے گیا، جن پر جانے یا انجانے میں ایک خواہش مچل رہی تھی، اور ایک پل میں اس کے تصور کی دنیا آباد ہو گئی۔ یہاں وہاں ہر طرف وہی وہ تھی۔ بہت بے اختیار ہو کر بس ایک قدم اس کی طرف بڑھا سکا کہ حیثیتوں کی دیوار سامنے آ گئی۔ خواہ کتنی حسین سہی تھی تو وہ ایک ملازمہ۔ اس خیال کے ساتھ ہی ذرا سا کھانسا تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لہجے کو سخت بنانے کی کوشش میں ناکام ہو کر وہ نظریں چرا گیا۔ صفائی کرنے آئی تھی۔ کر لی؟ جی۔ تو جاؤ یہاں سے، اور سنو آئندہ تم۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر الماری کی طرف بڑھ گیا تو وہ منتظر کھڑی رہی۔ جب وہ کپڑے نکال کر پلٹا تو اسے دیکھ کر تعجب سے بولا، تم ابھی تک گئی نہیں؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے،
اس نے یاد دلانا چاہا لیکن وہ فوراً بول پڑا، میں نے تمہیں جانے کے لیے کہا ہے اور بس۔ اچھا۔ لاپرواہی سے ذرا سے کندھے اچکاتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی اور وہ اس کی پشت پر لہراتی ناگن پر سے فوراً نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ رات کو وہ اماں سے الجھنے لگی کہ بیگم کو 2-4 نوکر اور رکھ لینے چاہیے، اتنا سارا کام ان دونوں کے سر پر ڈال دیا ہے۔ بیٹا، شادی کا گھر ہے، کام تو بڑھ ہی جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کی بات ہے، اماں نے رسان سے سمجھانا چاہا لیکن وہ اسی طرح منہ پھلا کر بولی، کچھ دنوں کی بات ہو یا بہت دنوں کی، مجھ سے نہیں ہوتا۔ بری بات، ایسے نہیں کہتے۔ اور کیا تم اپنے گھر میں سارا کام نہیں کرتی تھی؟ اپنے گھر کی بات اور ہوتی ہے اماں، اسے بھی اپنا گھر سمجھو، اس گھر نے ہمیں پناہ دی ہے۔ پھر فوراً بات بدلتے ہوئے کہنے لگی، خیر چھوڑو، وہ گٹھڑی اٹھا لاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کپڑے لائی ہوں۔ کہاں سے؟ وہ گٹھڑی اٹھا کر جلدی جلدی کھولنے لگی لیکن پھر قطرے شوخ رنگوں کے سلکن کپڑے کو دیکھ کر حیرت سے بولی، یہ میں پہنوں گی؟ ہاں، فرح کی شادی میں پہننا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں اماں، بھلا ہم نوکر لوگ، تم نوکر نہیں ہو۔ اماں نے فوراً کچھ اس انداز میں ٹوکا کہ وہ مزید حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ تب اماں اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولی، اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم کسی سے کم نہیں ہو؟ بس کریں اماں، آپ ماں ہیں نا، اور ہر ماں کو اپنی اولاد سب سے اچھی لگتی ہے۔ وہ بے دلی سے کپڑوں کو دوبارہ گٹھڑی میں باندھنے لگی۔ تبھی دروازے پر سے رحمت بابا پکار کر بولے، بوا، کلثوم کو بھیج دو، رشنا بی بی بلا رہی ہیں۔ اس نے رحمت بابا کی پوری بات سن کر اماں کو دیکھا تو وہ بڑے آرام سے بولی، جاؤ، رشنا بلا رہی ہے۔ اماں، اتنی رات ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ ابھی سب جاگ رہے ہیں، دیکھو ڈھولک کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اماں نے اس کا عذر نہیں مانا اور وہ روٹھی ہوئی سی گٹھڑی پھینک کر چلی آئی۔ پہلے رشنا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر ہال کی طرف آ رہی تھی کہ برآمدے میں صاحب نے روک لیا۔ تمہاری اماں کہاں ہیں؟ اپنے کوارٹر میں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ انہوں نے جیسے بات کرنے کی غرض سے پوچھ لیا۔ جی۔ اچھا، تم ادھر لڑکیوں کے پاس چلی جاؤ، سب تمہارے ساتھ کی لڑکیاں ہیں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھے لیکن پھر ایک دم قدم روک کر بولے، سنو بیٹا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ جی۔ اس نے کچھ چونک کر حیران ہو کر دیکھا تو پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ الجھتے ہوئے ہال کمرے میں آ گئی۔ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ رشنا نے پکار لیا، کلثوم، یہاں آؤ۔ اسے چکر کاٹ کر رشنا تک آنا پڑا۔ اسی اثنا میں سب لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ ایک نے پوچھ لیا، کون ہے؟ یہ کلثوم ہے۔ رشنا نے اس کے تعارف میں اسی قدر کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ سوری رشنا، اگر یہ کوئی مشہور شخصیت ہے جس کا نام ہی کافی ہے تب بھی ہم نہیں سمجھے، مکمل تعارف کرواؤ۔ ایک لڑکی نے اس کے سادہ اور معصوم چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا تو رشنا سے پہلے روبی بول پڑی، یہ ہماری ملازمہ ہے۔ کیا؟ سب ایک ساتھ چیخیں، مذاق نہیں کرو، پوچھ لو اس سے۔ واقعی؟ سب نے اس سے تصدیق چاہی اور وہ بڑے آرام سے بولی، روبی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نوکر ہوں۔ پکو مت، رشنا نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر سب سے کہنے لگی، پاگل ہو تم سب، روبی کی بات کا یقین کر لیا، اور روبی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیجیے۔ اچھا بس، آؤ کلثوم، تم ڈھولک بجاؤ، ہم سب گائیں گے۔ رشنا نے ڈھولک کھینچ کر اس کے سامنے رکھ دی۔ پھر مہندی، بارات، ولیمہ، ہر فنکشن میں اماں نے اسے ڈانٹ ٹپٹ کر وہی کپڑے پہننے پر مجبور کیا جو وہ اس کے لیے لائی تھی، اور وہ تو عام سے کپڑوں میں بھی غضب ڈھاتی تھی۔ ذرا سی سج دھج نے اسے سب کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا تھا، اور وہ اتنی بے خبر نہیں تھی، لیکن اپنی اوقات نے اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ پھر کچھ بیگم کی تیکھی نظریں تھیں۔ رشنا نے اس کے بال کھول دیے اور اپنے ساتھ لے کر گاڑی کی طرف بڑھی تو بیگم نے روک کر اس سے پوچھا، تم بھی جا رہی ہو؟ وہ سٹپٹا گئی، فوراً کوئی جواب بھی نہیں دے سکی، جبکہ رشنا اپنی دھن میں آگے نکل گئی تھی۔ تب صاحب نے اس کی مشکل آسان کر دی، ہاں، یہ کیوں نہیں جائے گی؟ جاؤ دیکھو، رشنا بلا رہی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، واقعی رشنا اشارے سے بلا رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آ گئی، بہت نروس ہو گئی تھی۔ مزید ویو مرر سے جھانکتی مشتاق نظروں نے پریشان کر دیا۔ دل چاہا کسی بہانے فوراً اتر جائے، لیکن رشنا نے بیٹھتے ہی کہہ دیا، بہت دیر ہو گئی ہے سیف بھائی، بس اب جلدی چلیں۔
اور وہ اولڈ کپل؟ اس کا اشارہ ماں باپ کی طرف تھا۔ رشنا ہنس کر بولی، وہ اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی اور حقیقتاً وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اگر ہر بات اختیار میں ہو جائے تو پھر بے اختیاری کسے کہیں؟ وہ تو اس روز سے خود کو سمجھا رہا تھا جب اپنے کمرے میں اسے گنگناتے سنا تھا۔ حالانکہ اس کی آواز میں کوئی جادو نہیں تھا، لیکن وہ گرفت میں آ گیا تھا کہ اس روز سے اب تک اس کی سماعتوں میں بس اس کی آواز تھی۔ میں جو ہوتی راجا توری دلہنیا، مٹک رہتی راجا تورے بنگلے پر۔ اور جہاں وہ تنہا ہوتا، جانے وہ کون سے روپ دھار کر سامنے آتی تھی۔ کتنی دیر تک تو وہ اطراف سے بیگانہ ہو جاتا اور جب سر جھٹکتا تو اپنے آپ سے نادم کہ اب وہ ایسا ہی گیا گزرا ہے کہ ایک ملازمہ کو سوچنے لگا ہے، اور اگر کسی نے اس کے خیال تک رسائی حاصل کر لی تو اسے کتنا ہرٹ کیا جائے گا۔ مما تو کسی صورت نہیں بخشیں گی۔ سیف الرحمان، تم اونچے بنگلے میں رہنے والے ویل ایجوکیٹڈ ویل مینرڈ سوسائٹی میں تمہارا مقام ہے، اور تم نے اپنے مقام سے اتنا نیچے گرنے کا تصور کیسے کیا؟ اسے مما پھکارتی ہوئی محسوس ہوئی، اور سچ مچ وہ اپنے مقام سے نیچے آنا نہیں چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اندر سے کمزور اور بزدل تھا، خود سے اعتراف کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ زمانے کا سامنا کرنا تو اور مشکل تھا، اور ان ساری باتوں کے باوجود وہ خود پر اختیار کھو چکا تھا۔ ولیمے سے واپسی پر گاڑی سے اترتے ہی وہ اپنے کھلے بالوں کو سمیٹ کر جلدی جلدی چوٹی گوندنے لگی اور چاہتی تھی کہ فوراً اپنے کوارٹر کا رخ کرے کہ روبی نے چائے کا کہہ دیا۔ کلثوم، چائے بنا دینا، اور ذرا جلدی۔ اس نے بہت خاموشی سے روبی کا حکم سنا، پھر رشنا سے پوچھا، آپ بھی پئیں گی؟ نہیں، وہ منع کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور قریب سے گزرتے ہوئے وہ کہہ گیا، میں ضرور پیوں گا۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی، پھر پہلے روبی کا کپ لے کر اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ صاحب اور بیگم، جو غالباً اسی وقت آ رہے تھے، اس کے ہاتھ میں کپ دیکھ کر انہوں نے بھی فرمائش کر ڈالی۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتے ہوئے روبی کو چائے کا کپ دے کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ ٹی پاٹ کا جائزہ لیا، اس میں مزید ایک کپ چائے تھی۔ اس نے جلدی سے ٹرے میں کپ رکھ کر چائے ڈالی، اور جو سیف کے لیے بنا چکی تھی وہ بھی ٹرے میں رکھ کر بیگم کے کمرے میں دے آئی۔ پھر آ کر نئے سرے سے پانی رکھا اور اس کے کھولنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایسے ہی موقعوں پر اسے شدت سے اپنا گھر یاد آتا تھا، اور گھر چھوٹا سہی لیکن اپنی حکمرانی تو تھی، کسی کام میں کوئی زبردستی نہیں، اور یہاں دل نہ چاہ رہا ہو یا تھکن سے بدن چور ہو تب بھی کرنا ہے۔ بہرحال وہ اس کے لیے چائے لے کر اوپر آئی تو اس کے انداز میں عجلت کے ساتھ قدرے بیزاری بھی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا بظاہر میگزین دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے جیسے ہی جھک کر چائے کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا، وہ اس کے فرش پر جھولتے آنچل کو اپنے جوتے تلے دبا گیا، اور وہ سیدھی ہوئی تو سلکی کپڑوں پر آنچل پھسلتا چلا گیا۔ وہ فوراً تھام کر بولی، صاحب میرا دوپٹہ چھوڑیں۔ وہ محض اسے دیکھنے کی خاطر بالکل انسنی کر کے براہ راست اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ میرا دوپٹہ؟ اس نے جلدی سے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ سوری۔ اس نے اپنا جوتا ذرا سا اونچا کیا تو وہ فوراً اپنا آنچل کھینچ کر پیچھے ہٹ گئی اور جانے لگی کہ وہ پکار کر بولا، سنو، وہ ایسا ہے کہ تم مجھے صاحب نہیں کہا کرو۔ پھر وہ سادگی سے دیکھنے لگی تو قدرے رک کر بولا، راجا کہہ لیا کرو۔ راجا؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں تھی، اور وہ آپ ہی آپ محسوس ہو کر مسکرایا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تو وہ جلدی سے اس کے کمرے سے نکل آئی۔ گو کہ ابھی وہ ایسی ہی عمر میں تھی جب بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کے شہزادے اچانک خوابوں کی زمین پر دوڑانے لگتے ہیں، لیکن ایک تو حالات نے اسے اندر سے سہما کر رکھ دیا تھا، دوسرے اب اپنی کم مائگی کا احساس تھا جو وہ قصدن ان راہوں سے نظریں چرا رہی تھی جن پر سیف الرحمان بہت چپکے سے اس کے لیے کوئی خواب رکھ چھوڑتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں غلطی سے بھی اس نے کوئی خواب آنکھوں میں سجا لیا تو پھر اس کے اور اماں کے لیے یہ ٹھکانہ بھی نہیں رہے گا، اور ڈرتا تو وہ بھی تھا، لیکن بہرحال مرد تھا اور اسے بہت سے چور راستوں کی بھی خبر تھی، اس لیے پہلے اشارے کنائے سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب کسی طرح وہ متوجہ نہیں ہوئی تب اس روز پہلے ہی مقام پر اس کی کلائی تھام گیا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ جی، وہ حیران کم پریشان زیادہ تھی۔
मत अनजान बनो। मेरे दिल की दुनिया तहोबाला करके इतने इत्मीनान से कैसे हो तुम? पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। वो रो देने को हो गई। बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, ना कोई खेल खेल रहा हूँ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। एतराफ भी कर रहा था तो इंतहाई गुस्से के आलम में, और वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। बस करें साहब, बेगम को पता चल गया तो खड़े खड़े निकाल देंगी, और अगर वो ये कह देता कि सारी दुनिया को पता चल जाए परवाह नहीं, तो शायद उसके रवानी से बहते अश्क थम जाते। लेकिन वो खामोश होकर रह गया, जैसे खुद भी इस बात से खाइफ हो। फिर कहने लगा, मुझे खुद एहसास है, मामा को मालूम हो गया तो। खैर छोड़ो इस बात को, और देखो रोना बंद करो, मुझे अजीब सा लग रहा है। वो दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करने लगी। बेगम की हील की टिक टिक सुनाई दी, शायद इसी तरफ आ रही थी, और वो जल्दी से बोला, अब नहीं रोना, समझी? उसके साथ ही किचन के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने हैरान होकर देखा, फिर बेगम की नजरों से बचने के लिए बर्तन धोने में लग गई। और फिर बेआबो गया जिंदगी में अगर हर कदम फूल खिलने लगे थे तो वो कहाँ तक उनसे नजरें चुराती। वो कि उसने कभी महलों के ख्वाब नहीं देखे थे, और ये तो किस्मत की बात थी कि महलों का राजा खुद चलकर आया था। हजार खाइफ सही, फिर भी मोहब्बतों का एतराफ पूरी सच्चाइयों के साथ करता था। ये सही है कुलसुम कि मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता, लेकिन यकीन रखना कि मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। वो बहुत नादान नहीं थी, फिर भी नहीं समझ पाई। इसमें ना समझने की क्या बात है? तुम जानती हो मम्मा, बल्कि मेरे घर में कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि मैं तुम्हें। वो कसदन खामोश हो गया तो कुछ देर इंतजार के बाद वो कहने लगी, मैं जानती हूँ साहब, मेरा आपका कोई जोड़ नहीं, और जब आपको भी मालूम था तो फिर मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? ख्वाब दिखाए हैं तो ताबीर भी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं तो इंतजार में उम्र बिता सकती हूँ साहब। कितनी बार मना किया है, साहब नहीं कहा करो। उसने टोकने के साथ कदरे शोखी से पूछा, क्या कहोगी? राजा। वो धीरे से मुस्कुराई और उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर भागती हुई नीचे आई तो सामने से आती रुशना से टकरा गई। अरे रे, ये इतनी बदहवास क्यों हो रही हो? रुशना बमुश्किल संभलकर पीछे हटते हुए बोली तो घबराहट में उसके मुंह से उल्टा सीधा निकलने लगा। वो मैं ऊपर सफाई करने गई थी, लेकिन राजा, मेरा मतलब है वहाँ छोटे साहब हैं। छोटे साहब तुम्हें क्या खा जाएंगे? कुछ कहा उन्होंने? नहीं तो। हाँ, वो क्या कहेंगे भला? खैर तुम सफाई वगैरह बाद में कर लेना। उसने जरा सा सर हिलाने पर इत्तेफाक किया और जल्दी से किचन में आ गई। अब उसे कोई काम बुरा नहीं लगता था। पता नहीं अम्मा किस हिसाब से कहती थी कि अपने आप को नौकर नहीं समझो, और अब वो सचमुच खुद को कुछ और समझने लगी थी। मोहब्बत की राह गुजर ही ऐसी है जिसमें अगर फूल कम खार ज्यादा हो तब भी इब्तदाई मराहिल में नजर सिर्फ फूलों पर ही ठहरती है। वो भी बड़ी मगन सी मोहब्बतों की कलियों से दामन भरती चली आ रही थी। हालांकि दो एक बार नाश्ते की टेबल पर वो बेगम को ये कहते हुए सुन चुकी थी कि वो रुशना और सैफ की शादी एक साथ करना चाहती हैं, और सैफ के लिए वो लड़कियां भी देख रही हैं। लेकिन उसने परवाह नहीं की, क्योंकि वो उसे यकीन दिला चुका था कि वो सिर्फ उसका है और उसी का ही रहेगा। उस वक्त बेगम घर पर नहीं थी, इसलिए दोपहर के तमाम कामों से फारिग होते ही वो अम्मा के साथ क्वार्टर में आ गई। रुशना और रूबी को दोपहर में लंबी तान कर सोने की आदत थी, इसलिए भी इत्मीनान था कि किसी काम के लिए पुकारा नहीं जाएगा। अम्मा, आप भी कुछ देर आराम कर लें, थक जाती होंगी। उसने जबरदस्ती अम्मा को लेटने पर मजबूर किया, फिर शॉपर में से अपना दुपट्टा निकालकर काढ़ने लग गई। कुछ देर बाद ही सैफ की आवाज सुनाई दी। गालिबन दरवाजे पर रुककर पुकार रहा था, हुआ? उसका दिल एक बार की जोर से धड़का। कुनखियों से अम्मा को देखा, वो उठते हुए कह रही थी, अरे ये तो सैफ मियां की आवाज है। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। उसने ऐसी ही झुकी हुई नजरों से उसे आते हुए देखा, फिर बजाहिर अपने काम में मसरूफ हो गई। आज जल्दी आ गए बेटा, खाना निकाल दूं? अम्मा यही समझी कि वो इसी गर्ज से आया है, लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं बुआ, आप बैठे आराम से। यूं भी मैं खाना खा चुका हूँ, बस इसलिए चला आया कि घर में बहुत खामोशी है। मम्मा कहाँ हैं? कुछ बता तो रही थी बेगम, मैंने ठीक से सुना नहीं। शायद तुम्हारे लिए कोई लड़की देखने गई होंगी।
आजकल तो उन पर बस यही धुन सवार है। अच्छा, अम्मा की बात पर वो इश्तियाक जाहिर करता हुआ उनके पास ही बैठ गया। फिर कुनखियों से उसे देखकर बोला, वाकई अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। बेगम भी तो यही चाहती हैं। मामा चाहती तो हैं, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। फिर उसकी तरफ इशारा करके पूछने लगा, बुआ आप इसकी शादी कब कर रही हैं? दुआ करो बेटा, अल्लाह जल्द वो घड़ी लाए। मैंने साहब से भी कहा है कि कोई अच्छा लड़का देखें इसके लिए। उसकी शादी के जिक्र पर अम्मा एकदम संजीदा हो गईं, जबकि वो शरीर हो रहा था। उसके घूरने के बावजूद पास नहीं आया। मुझसे कहा होता बुआ, मैं अब तक 20 लड़के आपको दिखा चुका होता। अल्लाह भला करे तुम्हारा। कोई है तुम्हारी नजर में? अम्मा पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गईं, तो वो सर खुजाते हुए बोला, हाँ है तो सही एक लड़का, लेकिन क्या? अम्मा ने इंतहाई बेसब्री का मुजाहिरा किया। तभी गाड़ी के हॉर्न पर वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बोला, मेरा ख्याल है मामा आ गई हैं, मैं फिर आपसे बात करूंगा। बुआ आप फिक्र नहीं करें। उसके साथ ही तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। तो वो खुद को अनजान जाहिर कर रही थी। उसके जाते ही अम्मा को देखने लगी तो वो आह भरकर बोली, किस्मत की बात है, अगर आज हम पैसे वाले होते तो बेगम को इसके लिए इधर उधर लड़की न तलाश करनी पड़ती। क्या मतलब? उसने चौंक कर पूछा, लेकिन अम्मा अपनी ही सोच में थी और जैसे अपने आप से बोली, साहब का भी तो कुछ जोर नहीं चलता, वरना हम मुलाजमों के क्वार्टर में पड़े होते। क्या कह रही हैं आप? वो उलझकर कदरे जोर से बोली तो अम्मा चौंक कर उसे देखने लगी। फिर उठते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं जरा बेगम के पास हुआ हूँ, शायद उन्हें कोई काम हो। यूं ही कितने दिन गुजर गए। वो देख रही थी कि अम्मा शिद्दत से उसकी मुंतजिर हैं कि किस दिन वो फिर इस तरफ आ निकले तो अम्मा उससे तफसीली बात करें, लेकिन वो नहीं आया। और आप उसने महसूस किया कि अम्मा उसका इंतजार छोड़कर किसी और उलझन में है। जाने कैसी उलझन थी जिसने उन्हें गुम कर दिया था। किसी बात को उसे बार बार दोहराना पड़ता, फिर उन्हें झंझोड़ती, तब कहीं जाकर वो उसकी तरफ मुतवज्जा होती। कितने दिन वो उनकी इस कैफियत पर झंझलाती रही। उस रोज टोकते हुए रोहानसी हो गई। अम्मा आपको क्या हो गया है? मेरी बात क्यों नहीं सुनती? तुम्हारी नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी बेटा? उसके रोहानसी होने पर अम्मा ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली, कहो क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो रूठे लहजे में बोली और चुपके से पलकों तक आई नमी साफ करने लगी। अरे तुम तो नाराज हो गई। पगली, कोई माँ से भी नाराज होता है? अम्मा ने झुक कर उसकी पेशानी चूमी। आप भी तो मुझे कोई बात बताएं, इतने दिनों से परेशान फिर रही हैं। उसने बिलाखिर टोक दिया। मैं परेशान हूँ? अम्मा ने जैसे खुद से कहा। फिर उससे बोली, परेशान नहीं हूँ बेटा, बस अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? बताएं ना। उसने मचल कर इसरार किया तो कुछ देर खामोश रहने के बाद अम्मा कहने लगी, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बा मियाँ के एक भाई भी हैं? मैंने भी सिर्फ उनका नाम सुना था या फिर एक बार बस तुम्हारी दादी के इंतकाल पर देखा था। तुम्हारे अब्बा मियाँ बताते थे कि उन्हें शुरू से ही बड़ा आदमी बनने और कहलवाने का जुनून था। इसी शौक में बाहर निकल गए। जाने कितने अरसे बाहर रहकर वापस आए तो अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जो कमा कर लाए थे वो सब डूबने लगा। लेकिन होशियार आदमी थे। इससे पहले के कंगाल हो जाते एक बड़े घर में शादी कर ली और ससुर की मदद से न सिर्फ ये कि उनका कारोबार बिल्कुल ठप होने से बच गया, बल्कि उन्होंने उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा दिया। लेकिन उनकी बीवी होशियार औरत थी। फिर ये भी जानती थी कि सब कुछ उसके बाप का दिया हुआ है, इसलिए वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। उन दिनों तुम्हारे अब्बा मियाँ और तुम्हारी दादी उन्हीं के पास रहते थे और जो सुलूक वो औरत तुम्हारी दादी के साथ करती थी वो तुम्हारे अब्बा मियाँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए वो माँ को लेकर अपने उसी छोटे घर में चले गए। और तुम्हारे ताया अब्बा बुज़दिल आदमी थे, कभी पलटकर माँ और भाई की खबर नहीं ली। अम्मा अहदे रफ्ता को दोहराते हुए वहीं खोई हुई थी। जरा देर को चुप हुई तो फिर चुप बैठी रह गई, जबकि निगाहों में एक एक मंजर घूम रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अम्मा को ताया अब्बा का ख्याल कैसे आ गया। दिल चाहा पूछे, लेकिन फिर खामोश रही और कितनी देर बाद अम्मा फिर कहने लगी, जब मैं शादी होकर आई तो अक्सर तुम्हारी दादी को बड़े बेटे के लिए मगमूम देखा।
फिर भी उनके पास जाना नहीं चाहती थी। बस उन्हें यही दुख था कि बड़ा बनने के जुनून में उनके बेटे ने अपना आप बेच डाला। कहती थी वो पैसे वाला होकर भी गुलाम का गुलाम है। फिर उनके इंतकाल पर मैंने भी उस शख्स को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि माँ के मरने पर किस तरह अजनबियों की तरह आया था। तुम्हारे अब्बा मियाँ के पास भी ज्यादा देर नहीं बैठे तो ऐसे शख्स से भला क्या उम्मीद रखी जा सकती थी। जब तुम्हारे अब्बा मियाँ गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हुए तो मैंने मशीन संभाल ली। मुझे और तुम्हारे अब्बा मियाँ को भी ये गवारा नहीं था कि हम उनसे मदद मांगें। फिर जिस शख्स को अपनी माँ का ख्याल नहीं था वो हमारा ख्याल क्या करता। बहरहाल वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी वक्त हमें उसी रास्ते पर ला खड़ा करता है जिससे हम गुजरना नहीं चाहते। इसे तकदीर की सितम ज़रीफी कहूँ या कोई और आजमाइश, कुछ भी है, सारी आजमाइशों से कड़ी आजमाइश है कि जब सारी दुनिया अजनबी हो गई हमारे लिए, अपने ही घर की दीवारें कमजोर पड़ गईं, तो इंतहाई मायूसी के आलम में मुझे ख्याल आया भी तो उसी दर का जहाँ से तुम्हारे अब्बा मियाँ और दादी इस तरह दिल बर्दाश्ता होकर निकले थे कि दोबारा इस तरफ न आने की कसम खा ली थी। अम्मा की आवाज बोझल होकर खामोश हो गई तो वो जो दम साधे पड़ी थी एकदम पूछने लगी, आप तायाप्पा के पास गई थी? अम्मा फौरन जवाब नहीं दे सकी तो वो उनका हाथ हिलाकर बोली, बताएं ना अम्मा, आप गई थी उनके पास? और कहाँ जाती? कौन था हमारा, तुमने देखा नहीं था? लोगों ने हम पर जिंदगी तंग कर डाली थी। अपनी बेबसी पर अम्मा के आंसू छलक गए थे। दुपट्टे में जज्ब करते हुए बोली, मायूसी के अंधियारों में मुझे एक किरण नजर आई थी और मैंने सोचा तुम्हारे ताया अब्बा कितने संगदिल सही यतीम भतीजी के सर पर हाथ तो रख ही देंगे। यूं तुम्हारी खातिर मैं उनके पास चली गई, उन्हें तमाम हालात बताए कि तुम्हारे अब्बा मियाँ के इंतकाल के बाद लोगों ने किस तरह अकेली औरतों का जीना हराम कर रखा है। फिर क्या कहा उन्होंने? अम्मा के जरा सा रुकने पर उसने बेसब्री से पूछा, बस बेटा, बड़ी मुश्किलों से वो हमें सर छुपाने की जगह देने पर आमादा हुए, वो भी इस शर्त पर कि उनकी बेगम को पता न चले, क्योंकि वो औरत अभी भी उनके गरीब रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। बहरहाल मैंने उनसे वादा कर लिया कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कभी खुद को जाहिर नहीं करेंगे। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था अम्मा, हम यहाँ ठीक तो हैं। उसे बहुत दुख हुआ था। मैं आपकी नहीं, उस वक्त की बात कर रही हूँ बेटा, जब हम अपने घर में थे। अम्मा की समझ में नहीं आया उसे कैसे समझाएं। वाकई अजीब सा लग रहा था। नजरें चुराते हुए बोली, तुम्हारे ताया अब्बा से बात करने के बाद ही तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्या मतलब? वो एक झटके से उठ बैठी, फिर जैसे आप ही आप समझ में आ गया तो इंतहाई तासुफ में घिर कर बोली, अम्मा ये घर, मेरा मतलब है क्या ये ताया अब्बा और वो साहब? आराम से बेटा, मैं तुम्हें यही तो बताना चाह रही हूँ कि साहब ही तुम्हारे ताया। नहीं अम्मा, आपको यकीनन गलत फहमी हुई है, भला अब्बा मियाँ के भाई? दुख और बेयकीनी की कैफियत में वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी और अम्मा तो पहले ही इस दुख से गुजर चुकी थी। अब तो उनका दिल ठहर सा गया था। उसका चेहरा हाथों में थाम कर बोली, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारे ताया अब्बा का कुछ जोर नहीं चलता और तुम्हारी दादी ने भी ठीक कहा था कि पैसे वाला होकर भी वो गुलाम है। फिर तुम्हें खुद समझना चाहिए कि बरसों तुम्हारे अब्बा मियाँ बिस्तर मर्ग पर पड़े रहे, कभी ये पूछने नहीं आए। उन्होंने अगर हमें इस क्वार्टर में जगह दे दी है तो इसे एहसान समझो। ठीक कहती हैं आप, एहसान ही तो है उनका। वो छोटे से कमरे में इधर उधर देखते हुए बोली, कितनी खुश होती होगी अब्बा मियाँ की रूह कि उनके भाई ने हमें सर्दो गर्म से बचा रखा है। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बताना चाहती थी कि तुम दिल पर ले बैठोगी। नहीं अम्मा, आपको पहले ही बता देना चाहिए था, या फिर अब भी न बताती। पता नहीं सबके सामने जाते हुए अब मुझे कैसा लगेगा। रुशना रूबी और उसका नाम होंठों तक आते आते रह गया और वो नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगी। अम्मा कुछ देर तक खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, असल बात तो वहीं रह गई जिसके लिए मुझे ये सारी हकीकत बतानी पड़ी। और क्या बात है? वो कुछ सहम कर देखने लगी कि कहीं कोई ऐसा इंकिशाफ जो उसकी कुव्वत बर्दाश्त से बढ़कर हो सचमुच उसे मार डालेगा। और उसकी कैफियत भांप कर अम्मा ने पहले उसे अपने सीने से लगाया, फिर उसकी पेशानी चूम कर बोली,
तुम बहुत जल्द घबरा जाती हो। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं कहूंगी। नहीं अम्मा, आप बताएं क्या बात है। अब मैं परेशान नहीं होंगी। उसने फिर मचलकर इकरार किया तो अम्मा ने फिर से उसका सर अपनी गोद में रख लिया और कतरे तवक्कुफ के बाद कहने लगी, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। वो एक रोज सैफ ने कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता बताएगा। बाद में मौका मिलने पर मैंने पूछा तो कहने लगा कि वो खुद तुमसे शादी करेगा। मेरे खुदा, ठहरे हुए दिल में हलचल सी मच गई और ऐसी ही बेतरतीब धड़कनों के साथ पूछा, क्या उन्हें मालूम है अम्मा के हम? नहीं बेटा, अम्मा फौरन बोली, किसी को मालूम नहीं है सिवाय तुम्हारे ताया अब्बा के, और उनसे मैं वादा कर चुकी हूँ। तुम भी ख्याल रखना, कभी किसी को खुद से अपने बारे में नहीं बताना। मैं क्यों बताऊंगी? और अम्मा, सैफ से आपने कहा नहीं कि हमारा उनका क्या जोड़? वो फिर असल बात की तरफ आ गई। कहा था बेटा, बल्कि मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो जो बात मुंह से निकाल चुका था उससे नहीं हटा। साथ ही ये एतराफ भी किया कि उसके माँ बाप इस रिश्ते पर कभी राजी नहीं होंगे, और उन्हें राजी करना तो दूर की बात, वो तो उनसे कहने की भी हिम्मत नहीं रखता। अजीब उलझन में डाल दिया है उस लड़के ने मुझे, पुरसोच अंदाज में कहती हुई अम्मा परेशान नजर आने लगी। और अब वो कहाँ उनकी परेशानी देख सकती थी? उसने तो बस वहीं तक सुना था कि वो अपनी बात से नहीं हट। मौसम सरमा का इख्तिताम होते ही पहाड़ों के काफले उतरते चले आए, और सारे मौसम तो इंसान के अंदर से फूटते हैं। बस ये इत्तेफाक ही था कि उन दिनों अंदर बाहर का मौसम एक जैसा था। अगर लॉन के गोशे गोशे में कलियां चटक रही थीं, तो उसके मन का आंगन भी महका महका था। उस वक्त पौधों को पानी देते हुए वो बहुत धीमे धीमे कुछ गुनगुना भी रही थी। तभी पीछे से आकर उसने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए तो वो हवास पाख्ता सी होकर फौरन दूर हट गई और सहमी हुई नजरों से उसे देखकर बोली, राजा, अगर कोई देख लेता तो? कोई देखने वाला नहीं है, मेरा मतलब है सब गए हुए हैं। वो दोनों हाथ फैलाते हुए यूं बोला जैसे खुद को आजाद महसूस कर रहा हो। फिर पढ़कर उसके हाथ से पाइप लेकर दूर फेंक दिया और उसकी कलाई थामकर बोला, छोड़ो ये सब, चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलूं। क्या? उसकी चीख निकल गई। फिर संभल कर बोली, अम्मा हरगिज इजाजत नहीं देंगी, पूछ लेते हैं उनसे। वो बड़ी तरंग में था, उसकी कलाई खींचता हुआ चल पड़ा। राजा, वो सचमुच परेशान हो गई। मुसलसल उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो उसी तरह अम्मा के सामने ले आया, और ये पहला मौका था कि अम्मा उन दोनों को साथ देख रही थीं। ठिठक कर रह गईं। फिर कुछ नागवारी से बोली, ये क्या हरकत है मियाँ? वो बुआ ये बाहर जाने की जिद कर रही थी, मैंने कहा पहले आपसे पूछ लेते हैं। वो बड़े आराम से सारा इल्जाम उसके सर रख गया और उसके हलक से फंसी फंसी आवाज निकली, नहीं अम्मा। क्या नहीं? अभी तुम कह नहीं रही थी? उसकी दीदा दिलेरी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। झटके से कलाई छुड़ाकर भाग गई तो अम्मा उसे तंबीह किए बगैर नहीं रह सकी। मियाँ, तुम्हें ख्याल करना चाहिए, हम गरीबों के पास ले दे के एक इज्जत ही तो रह जाती है। और कैसे ख्याल किया जाता है बुआ? मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना गलत करना चाहता हूँ, आप ही मेरी बात नहीं समझ रही। वो उन्हें कंधों से थाम कर बिठाते हुए कहने लगा, आपकी इज्जत को मैं अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। इब्तिदा में कुछ दुश्वारियां जरूर हैं, लेकिन फिर आप देखिएगा कैसे कुलसुम इस घर में राज करती है। आप हामी तो भरें बुआ। मेरे हामी भरने से क्या होगा बेटा, पहले तुम अपने माँ बाप से बात करो। बुआ ने अभी भी वही बात की जो इतने दिनों से कह रही थी। वो जिद होकर बोला, बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन, मेरे माँ बाप कभी राजी नहीं होंगे। देख लो, तुम खुद कह रहे हो कि वो कभी राजी नहीं होंगे, फिर मैं कैसे अपनी बेटी तुमसे ब्याह दूं? ओफो, आप समझ नहीं रही, मेरा मतलब है वो अभी राजी नहीं होंगे, लेकिन बाद में जब उन्हें मालूम होगा कि मैं कुलसुम से शादी कर चुका हूँ, तब अगर वो नाराज भी हुए तो ज्यादा से ज्यादा हमें घर से निकाल देंगे। इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते। वो इतने दिनों से उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहा था, अब बाकायदा उनके पैरों के पास दो जानू बैठ गया और उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोला, बुआ, आपको मेरा यकीन नहीं या आप मुझे कुलसुम के काबिल नहीं समझती? क्या बात करते हो बेटा, कुलसुम के लिए मुझे तुमसे अच्छा कहाँ मिलेगा। लेकिन छोड़ें, लेकिन जितना सोचेंगी उतनी ज्यादा परेशान होंगी। बस आप तैयारी करें, मैं अभी निकाह का बंदोबस्त करता हूँ।
अम्मा के कमजोर पड़ने पर उसने मजबूती से उनके हाथ थाम लिए और उन्हें बोलने का मौका दिए बगैर कहने लगा, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। सब लोग इस्लामाबाद गए हुए हैं और उनकी वापसी 3-4 रोज से पहले नहीं होगी। और बात की आप फिक्र नहीं करें, सब मेरी जिम्मेदारी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन अम्मा शिशुपंज में थी। फिर वही लेकिन। बस आप चाय पानी का इंतजाम करें, मैं 2-4 दोस्तों को लेकर आता हूँ। नेक काम में देर कैसी, वो कहता हुआ खड़ा हुआ और फौरन पोर्च की तरफ बढ़ गया। अम्मा उसे जाते हुए देखती रहीं। उसके बाद भी कितनी देर वहीं बैठी रहीं। बेशुमार खदशों अंदेशों के दरमियान कहीं इत्मीनान भी मौजूद था कि वो कोई गैर नहीं, उनके जेठ का बेटा था और फिर शादी कर रहा था। उसके माँ बाप अब राजी नहीं तो फिर राजी हो जाएंगे। शायद ठीक कह रहा था, इब्तिदा में कुछ दुश्वारियां हैं, फिर तो कुलसुम इस घर पर राज करेगी। उन्होंने दूर तक नजरें दौड़ाई, फिर कुलसुम को पुकारते हुए उठ खड़ी हुई। फूलों के जेवर से आरास्ता उसके वजूद से पूरा कमरा महक रहा था। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। बार बार पलकें झपकती कि कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही, और वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। कितनी देर तक बिना कोई आहट किए उसे देखता रहा, फिर यूं ही बेआवाज कदमों से चलता हुआ ऐन उसकी निगाहों के सामने रुककर दिलकशी से मुस्कुराया तो वो सटपटाकर पेशानी घुटनों पर टिका गई। अरे क्या मैं इतना खौफनाक हूँ? वो शरारत से कहते हुए उसके सामने बैठ गया, फिर उसके हाथ को जरा सा झटका देकर बोला, अपने राजा को सलाम नहीं करोगी? अच्छा पहले मेरा सलाम हो। राजा? उसने जरा सी पेशानी ऊंची की और थोड़ी घुटनों पर रखते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। किससे? बेगम आएंगी तो? कम ऑन यार, कम से कम आज की रात हर फिक्र गम से आजाद हो जाओ। ये अंदेशों की नहीं, अरमानों की रात है। वो फौरन टोक कर बोला, फिर उसके सामने दोनों हाथ सर के नीचे रख कर आड़ा लेटते हुए कहने लगा, तुम्हें इस रूप में मैंने कब से तस्वुर किया था। उस रोज जब तुम वहां बैठी धीरे धीरे गुनगुना रही थी, जरा फिर गाकर सुनाओ तो। क्या? उसे बिल्कुल याद नहीं था। मैं कब गा रही थी? कमाल है, यानी मैं तो उस एक अदा पर मर मिटा और तुम्हें खबर ही नहीं। याद करो फराह की शादी में वो क्या था जो मैं होती राजा। आपको याद है? वो हैरान हुई। सिर्फ याद? कोई ऐसा दिन नहीं गया जो मैंने उस गीत के साथ तुम्हें न सोचा हो, और इसी हवाले से मैंने खुद को राजा कहलवाया। फिर भी तुम्हें याद नहीं? उसकी आंखों में कंदीलें रोशन थीं और ऐसी ही चमकती हुई आंखों से उसे देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, जरा सा गुनगुना दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकी। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, मैं जो होती राजा तोरी दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर। बस राजा। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो हंस पड़ा, फिर उसका हाथ होंठों से छू कर बोला, अब तो सचमुच मेरी दुल्हन हो चुकी हो। और हाँ, मैं तुम्हें रुनुमाई देना तो भूल ही गया, जल्दी में यही खरीद सका हूँ। वो याद आने पर उठ बैठा और जेब से अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में डालते हुए बोला, मेरी मोहब्बत की पहली निशानी, वो कि बहुत मामूली सी है, लेकिन नहीं राजा, ये मामूली नहीं है। वो टोक कर बोली, मामूली तो मैं हूँ जिसे आपने अपनी मोहब्बतों से माला माल कर दिया है। कहाँ छुपाती फिरूंगी मैं इस अनमोल खजाने को? मेरा तो दिल भी इतना सा है। कितना सा? उसके शरारत से पूछने पर वो झेंप कर बोली, आपको मजाक सूझ रहा है और मुझे डर लग रहा है। मेरी मौजूदगी में भी डर रही हो? ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मा को बुला लाता हूँ। क्या? वो सटपटाकर चीखी और उसे उठते देखकर बेअख्तियार उसका हाथ थामा तो अगले पल उसके बाजुओं में थी। सुबह अपनी तमाम तर रानाइयों समेत जलवा अफरोज हुई और वो तो हमेशा से जल्दी उठने की आदी थी। बड़ी मुश्किल से खुद को उसके बाजुओं के हल्के से निकाल पाई, फिर एहतियात से बेड पर से उतरकर खिड़की से पर्दे हटाकर देखने लगी। खूबसूरत समय था। नसीम सहर उसके चेहरे को छूकर बालों से अटकेलियां करने लगी। एक पल को उसे सब घर वालों का ख्याल आया, लेकिन ये जो वक्त उसकी दस्तरस में था उसे वो खोना नहीं चाहती थी, इसलिए फौरन पलटकर उसके पास आ बैठी। बेखबरी की नींद सोया। कितना अच्छा लग रहा था। कितनी देर तक वो चुपचाप उसे देखे गई,
फिर बहुत नरमी से उसकी पेशानी पर आए बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर पहले जरा सा ऊपर समेटा, फिर अचानक जाने क्या हुआ, बिला इरादा ही उसके बालों को जोर से मुट्ठी में जकड़ लिया। तकलीफ के बायस फौरन उसने आंखें खोल दी और बेख्तियार अपने बालों में फंसे उसके हाथ को पकड़ लिया, तो अपनी गैर इरादी गिरफ्त पर वो सटपटा गई। तब वो हंसकर बोला, मेरा तो ख्याल था मुझे उठाने के लिए तुम्हें 100 जतन करने पड़ेंगे, लेकिन तुमने तो एक झटके में ही उठा दिया। मुझे पता था आप आराम से नहीं उठेंगे। उसने बात बनाई, लेकिन वो छेड़ कर बोला, तुम्हें कैसे पता था? बस पता था, और अब आप फौरन उठ जाएं, मैं नीचे जा रही हूँ। और वो उठने लगी कि उसने हाथ खींचकर दोबारा बिठा दिया। नीचे क्या करने जा रही हो? नाश्ता बनाऊंगी, और उससे पहले आपके लिए चाय। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगा, चाय रहने दो, तुम नाश्ता बनाओ, मैं भी अभी आ रहा हूँ, फिर नाश्ता करके कहीं बाहर चलेंगे। अम्मा से पूछ लें? जनाब, अब अम्मा से पूछने की जरूरत नहीं है। वो बड़े आराम से अपना हक जताते हुए उठकर वॉशरूम में चला गया। और फिर ये 3 दिन तो जैसे पलक झपकते गुजर गए। सुबह से रात गए तक वो उसे जाने कहां कहां लिए फिरता। अपनी पूरी जिंदगी में उसने इतना कुछ नहीं देखा था जितना उसने 3 दिन में उसे दिखा डाला था। क्लिफ्टन, पैराडाइज पॉइंट, मुख्तलिफ पार्क, 5 स्टार होटल्स और ढेरों शॉपिंग कराई। हकीकतन एक पल को भी उसे किसी अंदेशे में नहीं घिरने दिया था, बल्कि उसे तो यूं लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में अब हमेशा यही मौसम रहेगा। ख्वाह कुछ भी हो जाए, वो अपने राजा की हो चुकी है। बहरहाल इन 3 दिनों में वो सिर्फ मोहब्बतों की कलियां चुनती रही थी। उसके होंठों की खिलखिलाती हुई हंसी उन्हीं कलियों की मरहूने मिन्नत थी। उस वक्त वो नाश्ता बनाते हुए वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी। तभी वो शोर मचाता हुआ आ गया। जल्दी करो बीवी, एक तो उठने में देर हो गई और अभी तुम्हें तैयार भी होना है। मैं क्या करूं? देर आपने की है, कब से उठा रही हूँ। वो नाश्ते के लवाजमात वहीं टेबल पर रखते हुए बोली। अच्छा बस, अब कम देर नहीं करना, जल्दी से नाश्ता करो। और अम्मा के आने से उसकी बात अधूरी रह गई। फिर उनसे कहने लगा, आइए अम्मा, नाश्ता करें। नहीं मियाँ, मैं ये बताने आई हूँ कि वो साहब लोग आ गए हैं। क्या? वो यूं बौखलाया कि अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया, जबकि वो कुछ गुमसुम सी होकर उसे देखे गई, जो ऐसे ही बौखलाए हुए अंदाज में अम्मा से पूछ रहा था, कब आए सब लोग? मैंने अभी टैक्सी में से साहब को उतरते देखा है। अम्मा के बताने पर वो मजीद कुछ कहे बगैर फौरन किचन से निकल गया, तो वो बेहद खामोश नजरों से अम्मा को देखने लगी। तुम अपने क्वार्टर में जाओ बेटी, और जब तक सैफ ना बुलाए इस तरफ नहीं आना। अम्मा नजरें चुराते हुए बोली और उसके कुछ कहने से पहले ही किचन से निकल गईं। तो वो बेख्तियार उनके पीछे लपकी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई और बोझल कदमों से अपने क्वार्टर का रुख किया। फिर सारा दिन वो इंतजार करती रह गई। उसका बुलावा नहीं आया और अम्मा पता नहीं किन कामों में मसरूफ हो गई थीं। कम से कम उन्हें उसकी कैफियत का अंदाजा तो होगा। फिर भी दिन में किसी वक्त आकर झांका तक नहीं। उसकी परेशानी फितरी थी। खाना पीना तो दूर की बात, वो किसी पल चैन से बैठी तक नहीं थी। एक पैर कमरे में तो दूसरा दरवाजे पर। कितनी बार सोचा खुद से चली जाए, लेकिन जाने कैसे कैसे अंदेशे राह में हायल हो गए और अम्मा रात के कामों से फारिग होने के बाद ही आई। उस वक्त तक उसका जब्त जवाब दे चुका था। उन्हें देखते ही लपक कर उनसे लिपट गई और जारो कतार रोना शुरू कर दिया। हाय हाय, अम्मा ने कस्तन अनजान बनकर टूका। रो क्यों रही हो? खुदा के लिए अम्मा, इतनी बेखबर ना बने। मुझे बताएं, राजा कहाँ है? उसने मुझे बुलाया क्यों नहीं? सारा दिन इंतजार करती रही। वो रोते हुए रवानी से बोली गई। सब्र से बेटा, परेशान क्यों होती हो? वो कहीं दूर तो नहीं गया, इसी घर में है। अम्मा ने अपने दुपट्टे से उसके आंसू साफ किए, फिर कंधों से थाम कर बिठाते हुए पूछने लगी, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? अम्मा, राजा ने बेगम को बताया है कि उसने शादी कर ली है। वो उनकी बात सिरे से नजरअंदाज कर गई। इतनी जल्दी कैसे बता सकता है? मौका देखकर ही बात करेगा। चलो तुम उठकर मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए खाना। नहीं अम्मा, वो फौरन बोली, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से ऐसे ही बैठी हुई हो। अम्मा उठने लगी थीं, तभी दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक सुनाई दी, तो वो चौंक कर इसी कदर कह सकी, अम्मा ये तो मैं देखती हूँ। अम्मा कमरे से चली गईं और वो सांस रोककर सुनने की कोशिश करने लगी, जबकि धड़कनें उसकी आमद का पता दे रही थीं।
कुछ देर बाद वो अम्मा के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिना पलकें झपके उसे देखे गई। लो आ गया तुम्हारा राजा। अम्मा ने एक तरह से उसके साकित वजूद को हरकत देने की कोशिश की, फिर उससे कहने लगी, बेटा तुम ही इसे समझाओ, रो रो कर हलकान हो रही है और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। ये क्या हिमाकत है कुलसूम, इस तरह करोगी तो। अम्मा आप खाना लाएं। वो अम्मा को भेजकर उसके पास आ बैठा और उसका हाथ हाथों में लेकर बोला, पगली इतनी जल्दी घबरा गई, अभी तो जाने कितने इम्तिहानों से गुजरना है। मम्मा से बात करना फिर उन्हें मनाना, ये सब एकदम से तो नहीं हो जाएगा। मैं जानती हूँ राजा, फिर भी मुझे डर लग रहा है। सारा दिन जितने अंदेशों ने उसे सताया था वो सब उसके लहजे में उतर आए थे। किस बात से? अगर बेगम ने आपकी बात ना मानी बल्कि उल्टा हमें ही घर से निकाल दिया तब वो फौरन जवाब देने के बजाय पुरसोच अंदाज में उसे देखे गया, गोया उसकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। बताएं ना राजा, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, उसने गहरी सांस के साथ अस्पात में सर हिलाया, फिर कहने लगा, मम्मा से कुछ बईद नहीं। बहरहाल वो तुम्हें घर से निकाल सकती हैं, मेरे दिल से नहीं। और तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। मम्मा के घर में अगर हमारे लिए जगह नहीं होगी तो हम कहीं और घर ले लेंगे। शादी की है मैंने तुमसे, मजाक तो नहीं किया। मजाक तो नहीं है, लेकिन मुझे ख्वाब सा लग रहा है। उसका लहजा खोया खोया सा था। तभी अम्मा के आने पर वो उसका हाथ छोड़कर उठते हुए बोला, खाना खा लो और अब रोकर अम्मा को परेशान नहीं करना, मैं जल्द मामा से बात करूंगा। सुन रही हो ना? वो कुछ नहीं बोली। तब वो दोबारा आने का कहते हुए चला गया। सुबह से कुछ नहीं खाया था, अब भूख भी लग रही थी, लेकिन खाया नहीं जा रहा था। अम्मा का ख्याल करके चलने वाले हलक से उतारे, फिर पानी पीकर बर्तन रखाई और अम्मा को लेटते देखकर यूं ही पूछ लिया, सो रही हैं अम्मा? हाँ, कोई काम है क्या? नहीं। वो लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर आकर लेटी तो आप आंखों के पैमाने छलक गए। कल उसकी बाहों के हिसार में कैसी बेखबर थी और अब जाने कब नींद आए। यूं ही दिन गुजरते चले गए। वो हर रात जब सब सो जाते तो कुछ देर के लिए उसके पास आ बैठता, और कितनी अजीब बात थी कि खुद दिन के उजाले में उसके पास आने से डरता था और अंधेरे में उसे हौसला देता था। बस कुछ दिन रुक जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी मम्मा का मूड ठीक नहीं है। वो सुनते सुनते आजिज आ गई तो उस रोज उससे उलझ पड़ी, राजा मैं तो अपनी दुनिया में बहुत मगन थी, मगर आपने चंद दिन नई दुनिया की आशनाई देकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं खुद को बहुत अफरियत में महसूस करती हूँ। आखिर कब तक मैं? उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। खुदा के लिए कुलसुम, रो नहीं, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत बेचैन रखते हैं। वो उसके आंसू रुमाल में जज्ब करते हुए बोला, रोना तो जैसे मेरे मुकद्दर में लिखा है। उस वक्त पूछूंगा तुमसे जब इसी आंगन में तुम्हारे कहकहे गूंजा करेंगे। पता नहीं वो वक्त मेरी जिंदगी में आएगा भी या नहीं। कम ऑन यार, मायूसी की बातें मत करो। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो उसका ध्यान हटाने की खातिर अपनी जेबें टटोलने लगा, फिर उसे देखकर जरा से कंधे उचकाकर बोला, शायद मैं कमरे में भूल आया हूँ, अभी ला दूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो रूठे हुए लहजे में बोली। ठीक है, जब चाहिए हो खुद ही आकर ले लेना। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ तो वो उसका हाथ थाम कर बोली, आप बहुत संगदिल हैं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। नादानी की बातें मत करो कुलसुम, मेरा ख्याल था तुम मेरा साथ दोगी, मेरी मजबूरी को समझोगी, लेकिन तुम उल्टा मुझे परेशान कर रही हो। उसके बिगड़ने पर वो सन्नाटे में आकर बोली, मैं परेशान कर रही हूँ? और क्या, आखिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं तुमसे बहुत दूर तो नहीं चला गया, यहीं रहता हूँ, रोजाना तुम्हारे पास आता हूँ। फिलहाल इसको बहुत समझ लो। कदरे तवक्कुफ के बाद कहने लगा, तुम मम्मा को नहीं जानती, उन्हें अपने स्टेटस का बहुत ख्याल और बहुत सोम है, हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को देखती हैं। अगर मुझे 1% भी उनके मान जाने का यकीन होता तो मैं तुमसे इस तरह शादी क्यों करता? पहले उन्हें मनाता, लेकिन मुझे पता है वो कभी नहीं मानेगी। जिस रोज मेरी जबान पर तुम्हारा नाम आया तो वो तुम्हारा हशर तो बाद में खराब करेंगी, पहले मुझसे पूछेंगी कि मैंने इतनी पस्तियों में उतरने का सोचा कैसे। राजा, इंतहाई दुख और तासुफ से वो ढह गई और उसकी कैफियत से बेखबर वो अपनी कहे गया,
इसीलिए मैंने तुम्हारी अम्मा को पहले बता दिया था कि इब्तिदा में कुछ दुश्वारियां होंगी, मम्मा को मनाने में वक्त लगेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा हाथ थामकर उनके सामने जा खड़ा हूँ और कहूँ कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। उसका मकसद दामन बचाना या छुड़ाना नहीं था, बल्कि हकीकत समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसमें मजीद कुछ सुनने का हौसला नहीं था। बमुश्किल खुद को सहारा देकर खड़ी हुई और उसके मुतवज्जा होने से पहले कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया और हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुलसूम! उसने दरवाजे पर हाथ मारकर पुकारा तो वो आवाज दबाकर चीखी, चले जाओ राजा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिर भागकर अम्मा के ऊपर आन गिरी तो वो नींद में से हड़बड़ाकर उठी और उसे रोते देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ है? और वो उसी शिद्दत से रोते हुए मचल कर बोली, मैं यहाँ नहीं रहूंगी अम्मा, बस मुझे अपने घर ले चलें। अब तो यही तुम्हारा घर है। अम्मा ने उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए कहा तो वो चीख पड़ी, मत बहलाएं मुझे, ये कभी मेरा घर नहीं हो सकता। सब्र से बेटा, सारी जिंदगी सब्र शुक्र करती रही आप। क्या मिला आपको? मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इससे पहले कि यहाँ से धक्के देकर निकाले जाएं, अपने घर चलें। वो यूं खड़ी हुई जैसे इसी वक्त जाने को तैयार हो, और अम्मा सटपटा गईं। पता तो चले बात क्या हुई, सैफ ने कुछ कहा है? अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठाया तो वो उनकी गोद में सर रखकर और शिद्दत से रोने लगी। साथ ही एक जुमले की तकरार किए जा रही थी, बस अम्मा यहाँ से चलें, यहाँ मैं मर जाऊंगी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता उसका सर थपकने लगी। कितनी देर बाद जब उसकी सिसकियां थम गईं, तब उसका दिल रखने की खातिर बोली, चलेंगे बेटा, मैं सैफ से बात करूंगी। उससे क्या बात करेंगी? वो उठकर बैठ गई। बात क्या करनी है, बस उसे बताऊंगी कि हम जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं उसे बताने की, बस हम सुबह ही चले जाएंगे। उसने कभी अम्मा से इस तरह जिद नहीं की थी। जब भी वो हैरान हुई, फिर नरमी से बोली, सुबह कैसे जा सकते हैं, आगे घर खाली थोड़ी पड़ा है, मैं ये सब नहीं जानती। वो कहते हुए अपनी जगह पर आकर लेट गई तो अम्मा ने सोचा, वक्ती गुस्सा है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। लेकिन जिंदगी में पहली बार वो खुद से कोई फैसला करके उस पर अटल हो चुकी थी। जब ही सुबह आंख खुलने पर अम्मा को मौजूद नहीं पाया तो उसी वक्त उनके पीछे चली आई। छोड़ दें अम्मा, मैं कर लूंगी सब, बस आप जाकर अपना घर खाली कराएं। पागल हो गई हो क्या? अम्मा को भी गुस्सा आ गया। आप चाहती हैं मैं पागल हो जाऊं? लोग पत्थर मारे मुझे तो यहाँ रहकर ये बहुत जल्द मुमकिन है। वो हत्थे से उखड़ी, कुछ सुनने की रवादार नजर नहीं आ रही थी। मजबूरन अम्मा को हथियार डालने पड़े। अच्छा देखो, तुम जाकर आराम करो, मैं काम से फारिग होकर चली जाऊंगी। नहीं, अब आप कोई काम नहीं करेंगी। उसने अम्मा को कंधों से थामकर चूल्हे के पास से हटाया था कि बेगम आ गई। पहले अम्मा को नाश्ता जल्दी बनाने को कहा, फिर उसे देखकर बोली, तुम कहाँ होती हो कुलसूम, नजर ही नहीं आती, और ये तुम इतनी कमजोर क्यों हो रही हो? बस बेगम, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इससे पहले अम्मा बोल पड़ी, तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, अपने आप तो ठीक नहीं हो जाएगी। बेगम नखुद भरे अंदाज में कहती हुई चली गई तो वो अम्मा को किचन से भेजकर खुद नाश्ता बनाने में लग गई। एक तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरे चूल्हे के पास खड़े रहने से उसका सीना जलने और सर चकराने लगा। जल्दी करने की कोशिश में और देर हो गई। सब टेबल पर पहुंच गए और बेगम ने वहीं से पुकारना शुरू कर दिया तो वो जो कुछ तैयार था ट्रे में रखकर डाइनिंग रूम में आई तो वो उसे देखकर ठिठक गया, और शायद ये इस बंधन का एजाज था कि इतनी एहतियातों के बावजूद उससे एक गैर एहतियाती हरकत सरजद हो गई कि अपनी जगह से उठकर उसके हाथों से ट्रे थाम ली, और वो फौरन ही वापस पलट गई, जबकि वो एहसास होने पर मजीद बौखला गया और बेगम के टोकने से पहले झंझलाकर बोला, मामा मुझे देर हो रही है। देर हो रही है? बेगम ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। तभी वो चाय लेकर आ गई तो बेगम की चुपती हुई नजरें उस पर जा ठहरी और इंतहाई नागवारी से पूछा, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? वो जवाब देना चाहती थी लेकिन सर बहुत जोर से चकराया और आंखों के सामने धुंध छा गई। जल्दी से चाय टेबल पर रखकर उसने एक हाथ से कुर्सी का सहारा लिया और दूसरे हाथ से सर थामकर आहिस्ता आहिस्ता झटकने लगी तो रुशना ने हमदर्दी से पूछा, क्या हुआ है कुलसूम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो कुछ नहीं बोली। तब रुशना बेगम से कहने लगी, मम्मा ये ठीक नहीं लग रही है, तुम जाओ कुलसूम और अपनी माँ को भेजो। बेगम हुक्म सादिर करके नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गई तो उसने बेहद खामोश नजरों से उसे देखा
और वो जैसे उसके देखने का मुंतजिर था, फौरन उसे वहां से जाने का इशारा करने लगा। बुज़दिल, वो इस कदर मुतनफ़िर हुई कि जहर खून से बड़बड़ाई और सर झटक कर वहां से चली आई। उसकी जिद से मजबूर होकर अम्मा किराएदारों को घर खाली करने का कह तो आई थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे वहां रहेंगी। फिर वही हालात, लोगों की बातें, और अब तो और भी ज्यादा बातें हो सकती थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। गो के दरमियान में उनका 2-1 बार जाना हुआ था, तो उन्होंने आस पड़ोस में ये कह दिया था कि उन्होंने बेटी को अपने जेठ के यहाँ ब्याह दिया है। फिर भी 100 अंदेशे घेर रहे थे। अपने तौर पर उन्होंने सैफ से बात की, उसे ये भी बताया कि वो माँ बनने वाली है, तो वो बजाय खुश होने के बदहवास हो गया था। ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा, शादी के बाद तो यही सब होता है, तुम कहाँ तक छुपाओगे? अब तुम्हें अपनी माँ से बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हत्थे से उखड़ गया। साफ कह दिया था कि फिलहाल मामा से बात करना मुमकिन नहीं है, और अगर उन्होंने भी ऐसी कोई कोशिश की तो वो मामा के सामने साफ मुकर जाएगा। और उस वक्त इंतहाई दुख के आलम में उन्होंने सोचा था कि वो बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर लें और उस वक्त तक यहाँ से ना जाएं जब तक बच्चा इस दुनिया में आकर अपनी पहचान न करा दे। लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही अपनी सोच की नफी कर दी। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि हर सूरत उन्हें यहाँ से धक्के ही मिलेंगे, और अब उनका अपना यहाँ रहने को दिल नहीं चाहता था। लेकिन जब तक अपना घर खाली न हो जाता मजबूरी थी। उसे देखकर कुढ़ती रहती, और गो के सैफ ने उन्हें एक तरह से मायूस ही कर दिया था। फिर भी उसे अच्छे दिनों की आस दिलाती, लेकिन वो अब बहलने वाली नहीं थी। उस रोज उन्हीं की बात लौटाते हुए कहने लगी, अम्मा, आप ही ने तो कहा था कि सब लोग एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि जाहिल लोगों को अपनी इज्जतों का ख्याल भी नहीं होता, जबकि बड़े लोग अपना दामन बचा जाते हैं। फिर भी अम्मा, आप धोखा खा गईं। किस्मत ही खराब है। अम्मा ने सर्द आह खींची तो वो तड़क कर बोली, किस्मत को इल्जाम न दें अम्मा। मेरी किस्मत में सैफ की बीवी बनना लिखा था, और इस लिखे को कोई नहीं टाल सकता था। बेगम भी नहीं, खराबी तो जल्दबाजी ने पैदा की या नादानी ने। ठीक कहती हो, गलती मेरी है जो मैंने सैफ का एतबार कर लिया। भूल गई थी कि वो भी उसी बाप का बेटा है जो अपनी माँ पर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ जबान नहीं खोल सका था, और जो अपनी सगी भतीजी के सर पर हाथ भी नहीं रख सका। भला उसका बेटा कहाँ से इतनी हिम्मत लाएगा? हिम्मत तो अब मैं दिखाऊंगी अम्मा, वो फौरन बोल पड़ी। जाने से पहले एक बार सैफ के गिरेबान में हाथ जरूर डालूंगी। हाय, अम्मा उसके खतरनाक इरादे जानकर टहल कर उठ बैठी। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं, और आप मुझे नहीं रोकेंगी। वो अपनी बात कहकर अम्मा के पास से हट गई। फिर अम्मा ने उसकी मिन्नतें कर डाली कि अभी वो सब्र से काम ले। यहाँ से जाने के बाद किसी दिन वो खुद आकर साहब से बात करेंगी, उन्हें बताएंगी कि सैफ उससे शादी कर चुका है। साथ ही उसे यकीन दिलाती कि इस मामले में साहब हरगिज खामोश नहीं रह सकेंगे। अगर बेगम को राम ना कर सके तब भी कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालेंगे। और वो खामोशी से अम्मा की तसल्लियां सुनती रही। उन पर यही जाहिर किया कि उनसे मुत्तफिक हो गई है, लेकिन अपने तौर पर जो सोच चुकी थी उस पर अमल करने का पूरा इरादा रखती थी। उस रोज छुट्टी के बायस सब घर पर थे, और खुसूसन ऐसे दिनों में तो वो कोठी की तरफ जाती भी नहीं थी। लेकिन उस वक्त ऐसी घबराहट हो रही थी, गालिबन ज़हनी इंतशार के बायस, कि वो कुछ देर के लिए रुशना के पास चली आई। उस घर में एक वही थी जो उससे ठीक तरह से बात कर लेती थी। क्या बात है, तुम इतनी बेजार क्यों रहने लगी हो? उस वक्त उसके थके थके लहजे को महसूस करते हुए रुशना ने पूछ लिया। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता। वो अपनी कैफियत जानती थी और नहीं भी, असल में समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बेजारी को किससे मंसूब करे। इसलिए कहती हूँ, कुछ कर लो, अपनी जिंदगी बना लो। रुशना कोई मौका नहीं जाने देती थी, और वो गहरी सांस खींचकर बोली, हाँ, अब तो वाकई कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जिंदगी बनाने के लिए नहीं तो गुजारने के लिए तो करना ही है। बेवकूफ पहले बनाओ, फिर गुजारो अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? वो दुख से जरा हंसी। ऐसी बातें तो आप ही लोग सोच सकते हैं बीबी, तुम क्यों नहीं सोच सकती? रुशना की जरा से वो उकता कर बोली। छोड़ें बीबी, कोई और बात करें। फिर खुद ही मौजू बदलते हुए कहने लगी, आप अपने घर वालों से बहुत मुख्तलिफ हैं।
यहाँ से जाने के बाद मुझे आप सबसे ज्यादा याद आएंगी। क्या मतलब? कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। अपने घर? रुशना ने चौंक कर उसे देखा, फिर समझकर खुशदिली से बोली, अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, यानी बुआ तुम्हारी शादी कर रही हैं। जी? वो कदरे सटपटाई, फिर संभल कर बोली, नहीं, अम्मा और मैं यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? क्या मम्मा ने? नहीं, बेगम ने जाने के लिए नहीं कहा, बस हम खुद ही जा रहे हैं। वो उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी। अच्छा, लेकिन सुनो, मेरी शादी के बाद जाना। रुशना ने मुरब्बतन उसे अपनी शादी तक रुकने के लिए कहा तो वो इश्तियाक से पूछने लगी, आपकी शादी हो रही है? कब? बस आजकल में सैफ भाई की शादी की बात पक्की हो जाएगी, उसके बाद शादी की तारीख तय हो जाएगी। मेरा मतलब है दोनों के साथ। रुशना ने जैसे धमाका कर दिया। वो गुमसुम उसे देखे गई। ठीक है ना? उसकी कैफियत से बेखबर रुशना अपनी कह रही थी। कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, मेरे ख्याल में अगले महीने की कोई तारीख मुकर्रर हो जाएगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत जल्दी मचा रहे हैं। और सैफ, मेरा मतलब है छोटे साहब की कहाँ? उसे अपनी आवाज बहुत दूर से आती महसूस हुई। मम्मा के जानने वाले हैं। उनकी बेटी शुमाइला मेरे साथ पढ़ती थी, बहुत खूबसूरत है और बहुत अमीर भी। आखिरी बात पर रुशना खुद ही हंसी और उसे लगा जैसे हर शय उस पर हंसने लगी हो। बेख्तियार दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और अंदर उठते जवार भाटे को बमुश्किल दबा कर बोली, ये कैसे हो सकता है? क्या क्या कैसे हो सकता है? रुशना बिल्कुल नहीं समझी, फिर उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखकर तशवीश से बोली, क्या हुआ है कुलसुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आओ यहाँ लेट जाओ। नहीं। वो एक झटके से खड़ी हो गई और उससे पहले कि रुशना कुछ समझती वो उसके कमरे से निकल आई। उसके अंदर महशर बर्पा हो चुका था और वो किसी तरह खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। अम्मा को ढूंढते हुए पहले किचन फिर क्वार्टर में आई। वो वहां भी नहीं थी और उसे फौरी सहारा चाहिए था। उल्टे पैरों वापस आई और बेगम के कमरे की तरफ जा रही थी कि सीढ़ियां उतरते सैफ को देखकर बिला इरादा वहीं रुक गई। और वो जाने किस मूड में था, पहले आसपास नजरें दौड़ाई और किसी को मौजूद ना पाकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तो वो जो बिला इरादा रुकी थी, उसके मुस्कुराने पर बुरी तरह सुलग कर जमकर खड़ी हो गई और उसके करीब आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर पांव रखा, वो उस पर झपट पड़ी। राजा, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। क्या समझा था तुमने मुझे कि बहुत खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी, उसके बाद तुम आजाद होगे? ये क्या बेहूदगी है? छोड़ो मुझे। तुम पागल तो नहीं हो गई? वो बुरी तरह बौखलाकर उसके हाथों से अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश करने लगा, साथ साथ इधर उधर देख रहा था कि कोई आ ना जाए। और वो वाकई पागल हो रही थी। जियानी अंदाज में चीखने लगी, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके चीखने पर बेगम और साहब अपने कमरे से निकल आए। उधर से रुशना, रूबी और अम्मा ड्राइंग रूम से घबराकर निकली तो, लेकिन सामने का मंजर देखकर चिटक कर वहीं रुक गईं। ये क्या हो रहा है? बेगम ने चिल्लाकर उसे खबरदार किया, लेकिन वो उन्हीं के अंदाज में चीख कर बोली, आप खामोश रहें बेगम, ये मेरा और इसका मामला है। क्या? बेगम एकदम आपे से बाहर हो गई। क्या मामला है? तुम बताओ सैफ, ये 2 टके की छोकरी तुम्हारे मुकाबिल कैसे आ गई? ये बुज़दिल क्या बताएगा? मुझसे पूछें। वो जोर से उसे धक्का देकर बेगम के मुकाबिल आ खड़ी हुई और सीने पर हाथ मार कर बोली, इस 2 टके की छोकरी से आपका बेटा शादी कर चुका है। मैं माँ बनने वाली हूँ इसके बच्चे की, पूछ ले इससे। शट अप! बेगम ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं तुम जैसी आवारा लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, जाने किसका गुनाह लिए फिरती हो। अगर ये गुनाह है तो भी आपके बेटे का है। वो अपने गाल पर हाथ रखकर रुंधी हुई आवाज में बोली, खबरदार, जबान खींच लूंगी तुम्हारी अगर दोबारा मेरे बेटे का नाम लिया। कोई मयार है उसका, गुनाह भी करेगा तो। बेगम, साहब ने पहली बार लबकुशाई की। दबे दबे लहजे में टोकते हुए बोले, क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। बेगम ने तफक्कुर से गर्दन अकड़ाई। इतने बड़े बड़े घरों की लड़कियां सैफ के आगे पीछे फिरती हैं, उनकी तरफ तो कभी देखा नहीं उसने। इस नौकरानी को लिफ्ट कराएगा? मैं झूठ नहीं बोल रही बेगम, आप सैफ से तो पूछें। उसने पलटकर उसे मदद के लिए बुलाना चाहा, लेकिन वो बुज़दिल गायब हो चुका था। तब वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। देखा इसकी मक्कारी, मैं अभी से पुलिस के हवाले कर दूंगी। कहाँ है इसकी माँ?
اس کے رونے کا بیگم پر الٹا اثر ہوا، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ وہاں سے غائب کیوں ہو گیا۔ اس پر چلاتے ہوئے اس کی ماں کو آوازیں دی تو اماں دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر آئیں اور مری ہوئی آواز میں بولی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے بیگم، سیف میاں نے بس پڑی بھی، اس سے آگے ایک لفظ نہیں کہنا۔ بیگم نے فوراً ٹوک دیا، پھر دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگی، اگر سلامتی چاہتی ہو تو اسی وقت بیٹی کو لے کر میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی اور بیگم کو دیکھا، پھر زہرخون لہجے میں بولی، میں تو جا رہی ہوں بیگم، لیکن مت بھولیے گا کہ بیٹیاں آپ بھی رکھتی ہیں۔ تم نیچ ذات! بیگم اس پر جھپٹنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی صاحب نے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور وہ چیخ کر بولی، یہ گالی آپ نے مجھے نہیں دی، اپنی اولاد کو دی ہے۔ کلثوم! اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، غالباً سمجھ گئی تھی کہ وہ مزید سچ اگلنے والی ہے، اور صاحب بھی سمجھ کر اماں کو اشارہ کرتے ہوئے بولے، جاؤ بوا، لے جاؤ اسے۔ انہوں نے تعصب سے اس شخص کو دیکھا جو بڑا آدمی بننے کے شوق میں رشتوں کی پہچان کو کھو بیٹھا تھا، پھر بھی بڑا نہیں بن سکا تھا۔ وہی گھر تھا جس کے در و دیوار ابا میاں کے رخصت ہوتے ہی کمزور پڑ گئے تھے۔ ابھی بھی ان میں اتنا دمخم نہیں تھا، لیکن اب وہ مضبوط ہو چکی تھی، یا شاید پہلے جس بات کا خوف تھا وہ اب نہیں رہا تھا۔ کس طرح اماں اسے چھپا چھپا کر رکھتی تھی، اس نے آتے ہی خود ہی اپنے سر سے چادر کھینچ لی۔ مجھے زندہ رہنا ہے اماں، اور اب میں گھٹ گھٹ کر ڈر ڈر کر نہیں جیوں گی۔ اماں نے ایک پل کو حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر اپنا برقع سنبھالتے اندر چلی گئی تھی۔ اس رات کھانا کھاتے ہی اماں اپنے بستر میں جا گھسیں اور وہ آرام سے کام میں لگ گئی۔ جو سامان اسٹور میں بند کیا تھا اسے نکال نکال کر دوبارہ اسی ترتیب سے رکھنے لگی۔ ایک بار اماں نے سرسری انداز میں ٹوکا کہ صبح کر لیں گے، پھر انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ وہ یہی سمجھی سو گئی ہیں، لیکن کتنی دیر بعد جب فارغ ہو کر آئی تو انہیں جاگتے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں تو سمجھی آپ سو گئیں، نیند کہاں آتی ہے؟ اماں نے گہری آہ کھینچی، پھر ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگی، تم بھی کیا سوچتی ہوگی؟ میں نے تمہیں کس اندھے کنویں میں دھکیل دیا؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں سوچتی۔ اس نے قصداً بیزاری کا مظاہرہ کیا اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی تو قدرے توقف سے اماں غالباً اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ خدا گواہ ہے، میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ جتنی میری اوقات تھی اس حساب سے صاحب سے کہا تھا کہ رشتہ دیکھ کر تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں۔ مجھے کیا معلوم تھا بیچ میں یوں سیف میاں آ جائیں گے، اور مجھ بد نصیب کو اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو اپنی بات پر اڑ جاتی کہ پہلے اپنے ماں باپ کو مناؤ، لیکن مجھے اس کی منتوں نے عاجز کر ڈالا تھا۔ پھر میں نے سوچا کوئی غیر تو ہے نہیں، اپنا ہی بچہ ہے، کچھ بھی ہو جائے تمہیں گھر سے تو نہیں نکالے گا۔ مجھ بوڑھی کا کیا بھروسہ، اور میرے بعد لے دے کے وہی تمہارے اپنے رہ جاتے ہیں، لیکن ہائے ری قسمت، جب اپنے ملتے ہیں دکھوں میں اضافہ ہی کر جاتے ہیں۔ بس کریں اماں، میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا، اور وہ اتنا بے انصاف نہیں ہے کہ مجھے کانٹوں پر گھسیٹنے والوں پر ہمیشہ ابر رحمت برساتا رہے۔ وہ کہتے ہوئے کروٹ بدل گئی، پھر اگلے روز سے ہی اماں نے مشین سنبھال لی، قریبی کارخانے میں خود جا کر سلائی کا مال لے آتی۔ وہ پہلے گھر کا کام نمٹاتی، پھر زبردستی اماں کو ہٹا کر ان کی جگہ بیٹھ جاتی۔ آس پڑوس کی خواتین خاص طور سے یہ جاننے کے لیے آتی تھیں کہ وہ دوبارہ یہاں کیوں آ گئی ہیں، جبکہ اس کی شادی ہو چکی تھی، اور اماں سب کو یہی بتا رہی تھیں کہ اس کا میاں باہر چلا گیا ہے، ساس کا سلوک اچھا نہیں تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے آئی ہیں۔ اور بظاہر تو خواتین اس سے ہمدردی جتاتی، صبر سے رہنے کو کہتی، لیکن اپنے گھروں میں جا کر جانے کیسی کیسی باتیں کرتی تھیں کہ چند دنوں بعد ہی دوبارہ سے سامنے کی بیٹھک سجنے لگی، اونچی آواز میں گانے، فحش کلامی، اور اب وہ کیوں ڈرتی؟ پہلے روز ہی دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں بھیا، تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ جا کر انہیں سناؤ یہ گانے، بہت خوش ہوں گی۔ کلثوم! اماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، خوب نام روشن کر رہی ہو باپ کا۔ باپ کا نہیں، سسر کا۔ وہ بے حد تلخی سے گویا ہوئی، میں اب صرف آپ کی بیٹی نہیں ہوں، اماں سیٹ نصیر الدین کی بہو بھی ہوں۔ بڑا سوم ہے ان کی بیگم کو اپنے اسٹیٹس کا، اور ان کا بیٹا کبھی پستیوں میں اترنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی بیٹے کی اولاد انہی پستیوں میں جنم لے گی اور یہی پروان چڑھے گی،
मैं देखती हूँ कब तक इस हकीकत से इनकार करेंगी वो और उनका बुज़दिल बेटा। तू अपने होश में नहीं है बेटी। होश तो उसने भुलाए थे अम्मा, अब तो सचमुच होश में आई हूँ। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। अम्मा के सामने वो खुद को नॉर्मल पोज करती थी, लेकिन उसके अंदर जो जख्म लगा था उससे हर पल टीसें उठती महसूस होती थीं, और वो किसी तरह सैफ को माफ करने पर तैयार नहीं थी। किसी किसी वक्त उसके संग गुजरे किसी खूबसूरत लम्हे का ख्याल आ भी जाता तो वो फौरन सर झटक देती। वो हरगिज उसे सोचना नहीं चाहती थी जो मोहब्बतों का फरेब देकर उसकी जिंदगी से खेल गया था। और अलमिया तो ये था कि वो उसे ख्वाब समझकर भुला भी नहीं सकती थी कि उसकी निशानी अपने वजूद में लिए फिरती थी। और जिस रोज उसने बेटे को जन्म दिया उस रोज वो किसी तरह उसके ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा सकी, शायद इसलिए कि बच्चा सारे नक्श बाप के चुरा लाया था। वो जब उस पर नजर डालती उसी सितमगर का ख्याल आता। शाम से पहले वो जाने के सांस में घिर कर अम्मा से कहने लगी, अम्मा, राजा को मालूम तो हो कि उसका बेटा हुआ है। अम्मा ने चौंक कर उसे देखा, फिर पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए बोली, हाँ मालूम तो हो उसे, शायद इसी बहाने ही, लेकिन कौन बताए उसे। आप चली जाए ना। मैं? हाँ अम्मा, और कौन है। और अम्मा तो यही चाहती थी कि किसी तरह वो अपने घर में बस जाए। उसकी खातिर वो जेठ जेठानी के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा भी कर सकती थी, और दो एक बार उन्होंने उससे कहा भी था कि अब उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लिहाजा वो जाकर उन्हें सही सूरत हाल बताएंगी, लेकिन वो नहीं मानी थी। और अब वो खुद जाने को कह रही थी तो उन्होंने ज्यादा पसोपेश नहीं की। उसी वक्त पड़ोस में से जाहिदा को बुलाकर उसके पास बिठाया और बुर्का संभालते हुए निकल गईं। कहाँ जा रही हैं तुम्हारी अम्मा? जाहिदा ने उन्हें इतनी उजलत में निकलते देखकर उसे पूछा। मेरे ससुराल, दादा दादी को पोते की खुशखबरी सुनाने गई हैं। उसके लहजे में छुपे तंज को जाहिदा क्या महसूस करती, उल्टा मुतजस्सिस सी होकर बोली, फिर तो तुम्हारे सास ससुर अभी भागे आएंगे। नहीं, वो कुछ दूसरे किस्म के लोग हैं, रिश्ते नाते उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखते। फिर तो तुम्हें उन्हें इत्तला भी नहीं भिजवानी चाहिए थी। मैंने अपना फर्ज समझा, आगे उनकी मर्जी। खुश हो या नाखुश, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। वो बहुत सोच कर जवाब दे रही थी, क्योंकि अम्मा ने जो कहानी सुनाई थी वो भी उससे मुत्तफिक थी कि उसका मियाँ बाहर गया हुआ है, सास ससुर का सलूक ठीक नहीं, वगैरह वगैरह। तुम्हारा मियाँ तो खुश होगा ना? हाँ, वो क्यों नहीं खुश होगा। मैं जरा चलने फिरने के काबिल हो जाऊं फिर उसे खत लिखूंगी। वो नजरें चुरा कर बोली और गर्दन मोड़ कर बच्चे को देखने लगी। तो ध्यान आप उस घर की तरफ चला गया। जाने अम्मा के साथ वो क्या सलूक करेंगे, उसने सोचा। फिर फौरन सर झटक कर जाहिदा को देखकर बोली, पता नहीं अम्मा ने मेरे लिए कुछ पकाया भी है या नहीं, मुझे भूख लग रही है। मैं देखती हूँ। जाहिदा उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसके लिए हलवा गर्म करके ले आई तो वो तकिए के सहारे जरा सी ऊंची हो गई। फिर उसने अपना ध्यान बटाने की खातिर जाहिदा से इधर उधर की बातें छेड़ दी। दरमियान में एक लम्हे के लिए भी खामोशी छाई तो वो फौरन दरवाजे की तरफ देखने लगती। लाशऊरी तौर पर शिद्दत से अम्मा की मुंतजर थी, और शायद दिल खुशफहम को कुछ उम्मीद थी कि उसके लिए ना सही बच्चे की खातिर ही शायद वो खुद में इतनी जुर्रत पैदा करे कि सोने चांदी की दीवारों को ठोकर मारता हुआ चला आए। जब शाम ढल चुकी थी तब अम्मा वापस आईं और गो के उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही वो बहुत कुछ समझ गई थी। फिर भी कितनी देर तक उनके पीछे देखती रही। क्या हुआ खाला, इसकी सास आई नहीं? जाहिदा ने अम्मा से पूछा तो वो चौंक कर देखने लगी। नहीं, अम्मा मुख्तसर जवाब देकर बुर्का तय करते हुए स्टोर में चली गईं। फिर वापस आकर उससे पूछने लगी, तुमने कुछ खाया? उसने अस्पात में सर हिला दिया। फिर अम्मा महज जाहिदा को सुनाने की खातिर कहने लगी, बता आई हूँ तुम्हारे सास ससुर को पोते का सुनकर खुश तो हुए, लेकिन आने का कुछ नहीं बोला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बज़ाहिर उकता कर बोली, मर्जी उनकी, आए ना आए। फिर जाहिदा के जाते ही वो अम्मा से पूरी तफसील सुनने को बेताब हो गई। जैसे ही अम्मा बाहर का दरवाजा बंद करके वापस अंदर आई तो उसने सवालों की बौछार कर दी। क्या हुआ अम्मा, राजा से मुलाकात हुई? क्या कहा उसने? और बेगम? बस कर बेटी, मत नाम ले उनका। अगर उनमें जरा भी इंसानियत होती तो पहले तेरे सर पर हाथ रखते।
اس کی बेताबी समझते हुए अम्मा का दिल दुख से भर गया। रुंधी हुई आवाज में टोक कर कहने लगी, अब तो बस यही कहूंगी कि भूल जाओ सब, क्योंकि सैफ की शादी हो चुकी है। बहू बेगम सारे में इठलाती फिर रही थी। अम्मा, होंठों की बे आवाज जुम्बिश के साथ वो सन्नाटों में चली गई और अम्मा रोते हुए बताने लगी, मुझे देखते ही सैफ भाग गया तो मैं बेगम और साहब के कमरे में चली गई। उन्हें पोते का बताया, जिस पर बेगम ने सख्त नागवारी का इजहार किया। 100 इल्जाम लगाए, जरा खुदा का खौफ नहीं उस औरत को, और खुदा भी पता नहीं कैसे ऐसे ही लोगों पर मेहरबान रहता है। उसने जिंदगी में पहली बार अम्मा को शाकी होते देखा तो उसकी आंखें छलक गईं। सन्नाटों से निकलकर बोली, नहीं अम्मा, खुदा उन पर मेहरबान नहीं होता, रस्सी दराज करता है, जब खींचेगा तो सारा जमाना देखेगा। सब दिल बहलावे की बातें हैं। अम्मा हद दर्जे मायूस थी और वो अब मायूसियों से निकल रही थी, क्योंकि पहलू में उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। झुककर उसकी पेशानी चूमते हुए बोली, आप क्यों दिल छोटा करती हैं अम्मा? मैं अपना मामला खुदा पर छोड़ चुकी हूँ और वो बेनियाज जरूर है, बेखबर नहीं। मेरी ताकत से बढ़कर मुझे नहीं आजमाएगा। बस आप आंसू पोंछ लें। इस घर में खुशी उतरी है। मैं माँ बनी हूँ, बेटे की माँ, और आप आंसुओं की चिराग चला रही हैं। अम्मा ने फौरन आंसू पोंछ डाले और मुस्कुराकर बोली, अल्लाह मुबारक करे तुझे ये खुशी, और इसकी हजारों लाखों खुशियाँ देखो। उसने माँ को आंसू बहाने से रोक दिया था और खुद उसके आंसू कहीं अंदर ही अंदर जमा होते रहे। उस रात वो एक पल को नहीं सो सकी थी। कभी गुज़िश्ता को सोचती और कभी आने वाले दिनों को। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगी। अम्मा कह रही थी, भूल जाओ सब, और ये कैसे मुमकिन था भला? सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा था। अगले रोज नाश्ते वगैरह से फारिग होकर अम्मा सौदा सलफ लाने बाजार गई थी कि साहब आ गए। क्योंकि दरवाजा खुला था इसलिए वो सीधा अंदर चले आए। वो उन्हें देखकर कुछ सहम सी गई और नकाहत के बावजूद उठकर बैठ गई। तुम्हारी अम्मा कहाँ हैं? उन्होंने इधर उधर देखते हुए पूछा। यही बाजार तक गई हैं, अभी आ जाएंगी। वो सर झुकाए बैठी थी। तरजीदा निगाहों से उन्हें आगे आते और फिर अम्मा की चारपाई पर बैठते देखा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगे, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या जरूरत थी इस तरह चोरी छुपे तुम्हारी शादी करने की? कम से कम मुझे तो बताया होता। अम्मा बताना चाहती थी, लेकिन राजा, मेरा मतलब है सैफ, उसे खदशा था कि आप लोग हरगिज ये शादी नहीं होने देंगे। वो नामाकूल। अचानक गुस्से में आकर उन्होंने इसी कदर कहा और फौरन खामोश भी हो गए, जैसे खुद पर जब्त कर रहे हों। फिर कितनी देर बाद गोया हुए, बहरहाल जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। बताओ तुम क्या चाहती हो? जी, वो नासमझी के आलम में देखने लगी तो वो कुछ रुक कर बोले, देखो बेटा, ये तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं, क्योंकि सैफ की शादी हो चुकी है, और ना मैं तुम्हें ये मशवरा दे सकता हूँ कि सैफ के हवाले से किसी अच्छे वक्त का इंतजार करो, बल्कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। मैं खुद तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह करूंगा। ताया अब्बा, वो एकदम सन्नाटे में आ गई। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आगे पहाड़ सी जिंदगी, और अम्मा कब तक तुम्हारा साथ देंगी? बस करें ताया अब्बा, मुझ में मजीद बर्दाश्त का हौसला नहीं है। जब्त करते करते भी वो फट पड़ी। आपको अगर मुझ पर मेहरबानी करना ही है तो मेरे बच्चे को उसका बाप ला दें, और कुछ नहीं मांगती मैं। समझो इसका बाप मर गया। इकलौते बेटे के बारे में कहते हुए उनका अपना कलेजा फट गया। सर झुकाए इतने बेबस नजर आ रहे थे कि वो कितनी देर तक उन्हें देखे गई। फिर अपनी जगह से उठकर उनके पास आकर बैठी और बहुत आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं कुछ नहीं मांगूंगी ताया अब्बा, बच्चे का बाप भी नहीं, लेकिन उसे जिंदा रहना चाहिए। मुझसे पूछें, इतने बीमार नहीं फौर लागर होने के बावजूद अब्बा मियाँ कितना मजबूत साहिबान थे हमारे लिए। उन्होंने उसकी तरफ देखना चाहा लेकिन देख नहीं सके, तो उसके गिर्द बाजू का हल्का बनाकर उसे सीने से लगा लिया। वही महक थी जो अब्बा मियाँ के शफीक सीने पर सर रखकर वो अपने अंदर उतारती थी। उसकी आंखों से कतरा कतरा आंसू टपकने लगे। रोते नहीं बेटा,
अपने सीने पर नमी महसूस करके उन्होंने उसका सर थपक कर टोका। तभी बच्चे ने रोकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो वो उसे छोड़कर बेख्तियार उसकी तरफ लपके और उसे हाथों पर उठा लिया। वो हथेलियों से आंखें रगड़ कर देखने लगी। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, लेकिन उसे उस जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा? माहौल खुशगवार बनाने की गर्ज से उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में उससे कहा तो अस्पात में सर हिलाते हुए वो जरा सा हंसी, फिर ख्याल आने पर फौरन उठते हुए बोली, आप बैठे तायब्बा, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, ये चाय का वक्त नहीं है, तुम आराम करो। उन्होंने बच्चे को उसकी जगह पर लिटाते हुए चाय के लिए मना कर दिया। फिर उसके पास आकर बोले, तुम्हारी अम्मा पता नहीं कब आएंगी, खैर मैं फिर आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखो। और हाँ, ये रख लो। जेब से लिफाफा निकालकर उसके हाथ में थमाया और फिर आने का कहकर चले गए। तो कुछ देर तक तो वो उनके पीछे नजरें जमाए खड़ी रही, फिर अपनी जगह पर नीम दराज होते हुए लिफाफा खोल कर देखा। इतने बहुत सारे सुर्ख सब्ज नोट फिसलते चले आए थे। कुछ उसकी गोद में गिरे, कुछ चारपाई के नीचे, और अभी वो समेट ही रही थी कि अम्मा आ गई। हाय, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अम्मा उसके सर पर आन खड़ी हुई तो वो ऐसी ही पुरसोच नजरों से उन्हें देखकर बोली, ताया अब्बा आए थे, वही देकर गए हैं। कब आए? अम्मा अपनी कुर्सी करीब घसीट कर बैठ गई। आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही आए थे, काफी देर बैठे रहे, फिर आने को कह गए हैं। कुछ कह रहे थे? मेरा मतलब है पोते को देखा? अम्मा जो मालूम करना चाह रही थी वो अच्छी तरह समझ रही थी, इसलिए उनकी बात के जवाब में पहले अस्बात में सर हिलाया, फिर कहने लगी, अम्मा ताया अब्बा आए थे और आते रहेंगे, लेकिन मेरे मामले में वो बिल्कुल बेबस हैं। और अम्मा, आपको तो पहले से मालूम था कि अपने घर में उनका बस नहीं चलता, इसलिए अब आप उन्हें कोई इल्जाम नहीं दीजिएगा। लो, मैं क्या इल्जाम दूंगी, बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि पोते की कशिश उन्हें खींच लाई। इसी तरह अल्लाह चाहेगा तो एक दिन इसका बाप भी आ जाएगा। अम्मा की आंखें चमकने लगी थीं। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। यूं लगता था जैसे उसकी और अम्मा की बेआब रंग जिंदगी में कुछ रंग भरने के लिए ऊपर वाले ने उसकी गोद में बच्चा डाल दिया था। उसी के दम से रौनक थी। सारा दिन वो और अम्मा उसी के साथ लगी रहती। फिर हर तीसरे चौथे रोज कुछ देर के लिए ही सही ताया अब्बा आ जाते थे, और जब से उन्होंने आना शुरू किया था उसे महाना खर्च भी देने लगे थे। इसलिए गमे रोजगार से निजात मिल गई थी, और एक तरह से अम्मा की बात भी रह गई थी जो उन्होंने महल्ले वालों से कहा था कि उसका मियाँ बाहर गया हुआ है। अब सभी समझने लगे थे कि वो बाहर से उसे खर्च भेज रहा है। बहरहाल बहुत सारी फिक्रों से निजात के बावजूद असल फिक्र अपनी जगह मौजूद थी। अम्मा और ताया अब्बा दोनों का ख्याल था कि उसे सैफ से तलाक दिलवाकर किसी और जगह उसकी शादी कर दी जाए, और वक्तन फवक्तन दोनों उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। एक तो सितमगर की मोहब्बत दिल से निकाल नहीं पाई थी, दूसरे बच्चे का ख्याल था कि सगे बाप ने नहीं अपनाया तो सोतेला तो फिर सोतेला होता है, और इस बात पर अम्मा भी खामोश हो जाती थी। बच्चा पाँव पाँव चलने लगा तो अक्सर बाहर जाने के लिए मचलने लगता था। उस रोज उसके मचलने पर वो खुद ही उसे ले जाने पर तैयार हो गई। पड़ोस में जाहिदा की शादी थी। उसने सोचा बच्चे के और अपने लिए सूट ले लेगी। इस ख्याल से मार्केट चली गई। कोई 1.5-2 घंटे शॉपिंग में लग गए। वापस आई तो दरवाजे पर ताया अब्बा की गाड़ी देखकर कुछ मतोश सी हो गई, क्योंकि वो अक्सर शाम में आते थे। दोपहर में उनकी आमद पर उसकी परेशानी फितरी थी। तेज कदमों से अंदर आई तो अम्मा के पास बेगम को बैठे देखकर ठिठक गई और फौरन वापस पलटना चाहती थी कि अम्मा ने पुकार लिया, इधर आओ कुलसूम। थक गई हूँ अम्मा, लेटूंगी, उसने वहीं से कहा और बच्चे को लिए हुए दूसरे कमरे में आ गई। अम्मा पास बच्चा उसकी गोद से निकलने लगा तो उसने डांट कर उसे लिटा दिया और खुद इधर से उधर टहलने लगी। बेगम की आमद बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए बेचैनी से उनके जाने का इंतजार करने लगी ताकि अम्मा से पूछ सके। पता नहीं कब से आई हुई थी। कोई आधे घंटे बाद बरामदे में उनकी आवाज सुनाई दी तो वो दरवाजे की झिरी से देखने लगी। अम्मा उन्हें छोड़ने बाहर तक जा रही थीं। फिर जैसे ही अम्मा पलटकर बरामदे तक आईं, वो कमरे से निकलकर उनके सामने आ गई। क्यों आई थी और उन्हें हमारे घर का पता किसने दिया?
उसके तपे हुए लहजे को अम्मा ने कस्तन नजर अंदाज कर दिया। तुम्हारे ताया ने दिया होगा, और कौन देगा? किस लिए आई थी? वो चीख पड़ी। और आपने इन्हें अंदर क्यों आने दिया? भूल गई आप किस तरह से उन्होंने हमें घर से निकाला था? नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूली। फिर क्या? दरवाजे से लौटा देती? क्यों लौटाती? अरे जब तुमने ताया को नहीं लौटाया तो मैं उसकी बीवी पर कैसे दरवाजा बंद कर दूं? उसकी जरा पर अम्मा को भी गुस्सा आ गया, उल्टा उसे लताड़ने लगी। और तुमने कौन सा ताल्लुक तोड़ लिया उनसे? ताया की मेहरबानी पर खुश हो और उसकी बीवी आई है तो नागवार गुजर रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं कहना मुझे। अम्मा खफकी से कहती हुई कमरे में चली गईं तो कदरे तवक्कुफ से वो उनके पीछे भागी आई और उनके पैरों के पास घुटने टेकते हुए आजिज़ी से बोली, अम्मा मुझे परेशान नहीं करें, साफ साफ बताएं बेगम क्यों आई थीं? अम्मा कुछ देर तक उसे देखती रहीं, फिर उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए बोली, तुमने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया था बेटी, और तुम्हें यह भी यकीन था कि वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। तो अब समझ लो, वही बेगम को तुम्हारे दर पर ले आया है। आगे तुम्हारी मर्जी, चाहो धुतकार दो, चाहो तो। अम्मा, वो उनके घुटनों पर पेशानी रखकर रोने लगी। ये सारे इम्तिहान मेरे ही हिस्से में क्यों आए हैं? इम्तिहान से क्यों घबराती हो? बर्दाश्त की ताकत भी तो दी है उसने। उसने फौरन सर ऊंचा करके धुंधलाई आंखों से अम्मा को देखा, फिर कदरे सहम कर पूछने लगी, क्या हुआ है? राजा तो ठीक है ना? अम्मा ने जरा सा सर हिलाया, फिर अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, जाओ मुंह हाथ धो लो। नहीं अम्मा, पहले मुझे असल बात बताएं, आप कुछ छुपा रही हैं। वो उनकी बात करने पर ठिठक कर बोली, मैं कुछ नहीं छुपा रही, मेरे सर पर हाथ रखकर कहें। उसने अम्मा का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा तो वो फौरन खींचते हुए बोली, ये क्या कर रही हो? फिर आप बताती क्यों नहीं? क्या बताऊं? अम्मा की आवाज फर्रा गई, आंसू बेअख्तियार निकले, जिन्हें दुपट्टे में जज्ब करते हुए बोली, कोई 2 महीने पहले तुम्हारे ताया ने सैफ के एक्सीडेंट का बताया था। बहुत चोटें आई थीं, फिर अल्लाह ने जिंदगी तो बख्श दी, लेकिन बच्चा बेचारा आंखों से महरूम हो गया। अम्मा, उसके हाथ की गिरफ्त अम्मा की कलाई पर सख्त हो गई और बेअख्तियार उन्हें झंझोड़ कर बोली, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे ताया ने मना किया था, उनका ख्याल था ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास लेकर आएंगे। 2 ऑपरेशन हुए, लेकिन और उसकी बीवी? वो उसी वक्त छोड़ गई थी जब मालूम हुआ वो बीनाई खो चुका है। हालांकि डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई थी कि ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया। सब हमारी तरह तो नहीं होते अम्मा। उसे हकीकतन बेहद दुख हुआ था, लेकिन अंदर जो इतनी ढेर सारी तलखी भरी थी उसे भी होंठों तक आने से नहीं रोक सकी। अम्मा ने बेहद खामोश नजरों से उसे देखा और एक बार फिर मौजू बदल गई। अच्छा जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। लेकिन आपने बेगम की आमद का मकसद तो नहीं बताया। अब क्या बताने को बाकी है? जाहिर है अपनी बहू और पोते को लेने आई थी। अम्मा के झिंझला कर कहने पर वो हंस पड़ी, फिर उठते हुए गहरी सांस खींचकर बोली, हाँ अब अंधे राजा के लिए महलों की रानी तो मिलने से रही। कुलसूम, अम्मा ने ऐसी मलामत आमेज नजरों से देखा कि वो सचमुच कट कर रह गई। फिर जाहिर है फैसले का अख्तियार उसे था, और अख्तियार के बावजूद वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करे। इस तमाम अरसे में पहली बार कभी उसकी मोहब्बतों को सोचती और कभी कजदाइयों को। और हकीकत तो ये है कि कजदाइयों का पलड़ा भारी था, फिर भी वो हार गई, इसलिए कि अपने सारे जज्बे उसके नाम लिख चुकी थी। वो मोहब्बत करेगी तो उसी से, और नफरत भी उसी से होगी। और जब अपने मनफी और मस्बत जज्बों समेत उस तक आई तो पहले मरहले पे ही उसका हाथ थाम कर बोली, राजा मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी शदीद नफरत कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर आई क्यों हो? उसने अफसरदा सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो उसका हाथ अपनी भीगी पलकों से लगाकर बोली थी, इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत भी ऐसी ही शदीद करती हूँ। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी दूसरे नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।